श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्र मुकुटा प्रधोतिरत्नप्रभा भासति पादिनखेन्दिवा प्रवचिना गोविन्दिवा स्थानया हे सर्वे जिनसिद्धि सूर्यनुकितास्ते पाठिका साधवा योगी जिनस्य पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते। बोले महावीर भगवान की जय। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप स्क्रीन पर ये पेंसिल ना चलाएं। यहाँ पे नाम आ जाता है जो पेंसिल चलाता है, तो मैं नाम नहीं बोलना चाहता। सर आप स्क्रीन फिर से शेयर कर दीजिएगा। हाँ जरूर। हेलो हाँ सर आवाज जी मैम आपकी आवाज आ रही है, बराबर आ रही है। स्क्रीन फिर से शेयर करता हूँ। बात करो हम बात। हेलो म्यूट कर लें जी, यहाँ से हम कर दिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अभी मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। रिक्वेस्ट तो नहीं कहना चाहता, बट मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूं कि आज का सत्र जो है वो मैं वीडियो ऑफ करके रखता हूं, ठीक है। शालिनी जी, नीलांजना जी, दृष्टि जी, ज्योति जी की तबीयत ठीक है तो उन्होंने मैसेज किया है, बट बाकी सब लोग, श्वेता जी, आपका चेहरा देखे बगैर मैं कैसे बात कर पाऊंगा? आप ऐसा क्यों करते हैं? आप अपने आप को मेरी जगह रख के देखिए। क्लास में अगर आपके बच्चे ऑनलाइन सेशन आप लेते हैं सत्र और ऐसा करेंगे तो क्या होगा? हाँ तो शालिनी जी आप मार्केट से घर पे आ जाइए जल्दी से। नीलांजना जी अपना वीडियो ऑन कीजिए। संजय जी अपना वीडियो ऑन कीजिए। सत्र तभी अच्छे से हो पाएगा ना जब आपस में हम एक दूसरे को देखते हुए बात कर पाएंगे। हमारे सह प्रशिक्षक भी जुड़ गए हैं, रागिनी जैन जी, उनका भी हार्दिक स्वागत है। चलिए आप प्राशुक जी, हेमंत जी अपना वीडियो ऑन कीजिए। आज का सत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है। नीरज जी आप थोड़ा ध्यान रखना, जिनका वीडियो ऑफ हो जाए थोड़ी आप बात कर लेना। जी बिल्कुल सर, मुझे रोक देना आप। जो गाइडलाइन दी है हमें लगता है कि बार बार देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समझदार के लिए सारा काफी होता है। फिर भी मैं एक बार उन प्रशिक्षणार्थियों के नाम बोलना चाहता हूं जिन्होंने अभी अपने वीडियो को ऑफ करके रखा है। आयुषी जैन, नीलांजना जैन, संजय जी, आपसे यदि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप अपने वीडियो को जरूर ऑन रखें, क्योंकि एक बेहतर संवाद बनाने के लिए और प्रशिक्षण की गरिमा व मर्यादा का ध्यान रखते हुए आप सभी का वीडियो ऑन होना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपके लिए बता दें कि ये आपका 15वां प्रशिक्षण है, उसके बाद 16वां प्रशिक्षण होगा। तो यदि 14 प्रशिक्षण के बाद भी आपको यदि कहना पड़ रहा है तो ये बहुत ही सोचनीय बात है। जी सर प्लीज कंटिन्यू। धन्यवाद नीरज जी। मित्रों उसमें बुरा लगाने की कोई बात नहीं है, पर इससे और सरलता रहती है सत्र के दौरान आप लोगों से बात करने में, और आप भी अच्छे से समझ पाते हैं, हमारा ध्यान भी आपकी तरफ फिक्स रहता है और हम आपको भी देख सकते हैं, आप हमें भी सुन सकते हैं।
तो आपको ये समझना है और एक प्रशिक्षक के रूप में ही आपको सोचना है, क्योंकि आगे जाके आप भी प्रशिक्षक बनने वाले हैं किसी ना किसी क्षेत्र में। तो जब प्रशिक्षक बनेंगे और जब आप अपने सत्र शुरू करेंगे लेने, तो आपको भी शायद इसी दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए हमें तैयार करना है। ठीक है संजय जी, आपका मैसेज पढ़ लिया है। ठीक है, धन्यवाद। तो मैं अपनी स्लाइड शेयर करता हूं आप सभी से और आज के सत्र की हम शुरुआत करते हैं। आज का सत्र वैसे तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन का जो बेस है वो आज का सत्र है। हम अपने यानी हम बड़े हुए, बट हम जब बचपन में जिस तरह से पढ़ रहे थे और उसमें हमें जो अनकन्वेंशनल रूप से सीखने को मिला, वो इस सत्र के दौरान हम बातचीत करेंगे। चलिए मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। सॉरी, जस्ट अ मिनट। तो आज का जो सत्र है वो है नैतिक शिक्षा एवं संस्कार। तो बेसिकली हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि बचपन में एक बच्चे के रूप में हम अपने आसपास जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी समझते हैं, जिसका हम अनुकरण करते हैं, उसमें एक बात ये होती है कि हम उन सारी बातों को सही मानते हैं और सही मानते हुए करते हैं। तो नैतिक शिक्षा एवं संस्कार की अगर मूल रूप से हम बात करें, तो ये सही करने का तरीका है, सही व्यवहार करने का, सही आचरण करने का तरीका है। और ये शुरुआत जो होती है वो बेस से होती है, हमारे बेस से होती है। तो उसके विषय में हम आज सत्र के दौरान आपसे बात करेंगे, बट उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। आप सभी ने अपने आसन का नाम बताया है। वीडियो के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एक दो व्यू ले लेते हैं। किन किन लोगों ने वीडियो देखा है हमारे ग्रुप में से? रेज, हाँ शालिनी जी ने देखा है, ओके। अपना हैंड रेज कर सकते हैं जिन लोगों ने वीडियो देखा है। वो अनु जी ने देखा है, ओके ठीक है। श्वेता जी ने भी देखा है, बढ़िया। चलिए, तो शालिनी जी आप बताएं पहले वीडियो के बारे में। अपने आप को अनम्यूट कीजिए जल्दी से। शालिनी जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है, हम चलते हैं शिल्पा जी के पास। शिल्पा जी आप बताइए, अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज आ रही है शिल्पा जी? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सर, जय जनाइन सर। जय जनाइन सर, फर्स्ट वीडियो में देखा था कि किसी की छोटी छोटी हेल्प करनी चाहिए, हमसे जो भी बन पड़ती है। उससे हमारे लिए तो कुछ नहीं, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ होती है। वो हमारी छोटी सी की हुई हेल्प, जैसे एक वो उसमें दिखाया गया था कि एक बूढ़ी अम्मा थी, उनसे वो ट्रक उठाते नहीं बन रहा था, मतलब तो वो हेल्प कर देते हैं उनकी। ऐसे ही पानी वेस्ट हो रहा था तो गमला में पानी आने लगता है और वो पौधा फूल जाता है। यदि हमारे सामने कोई चीज वेस्ट हो रही होती है तो उसको यूज कर सकते हैं हम अपने उससे। और मतलब हमें छोटी छोटी हेल्प करते रहना चाहिए, जो भी हमसे जिसकी बन पड़े। ओके, अब मुझे ये बताइए कि ये जो वीडियो में आपने देखा, ये कहीं किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है ऐसा? नहीं सर,
हाँ, है ना। तो ये क्या होते हैं, ये व्यक्ति के संस्कार होते हैं, ठीक है। बट Yes, ये sir. छोटे छोटे जो संस्कार होते हैं, वो संस्कार के रूप में हमारे अंदर जो बीज बोया जाता है, वो जब नियमित रूप से आचरण के रूप से बाहर आता है तो वो बहुत अच्छा इंसान बनता है, ठीक है। उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, उसका जो स्वीकार है वो सर्वत्र होता है। और इसीलिए वो और ज्यादा अच्छे से खुशनुमा जिंदगी जी सकता है। चलिए बढ़िया, आपने Yes, ये sir. वीडियो देखा और उसके बारे में बात की। सही बात है प्रिया जी, हम जो भी कार्य करते हैं तो हमें उसका रिटर्न मिलता है, खुशी के रूप में, दुआ के रूप में, प्रेम के रूप में, है ना। कोई ना कोई स्वरूप में हमें जरूर मिलता है। चलिए हम अब दूसरे वीडियो की बात करते हैं। दूसरा वीडियो कौन देखा है और कौन बोलेगा? मीनाक्षी जी आप बात करेंगे? अनम्यूट करके बात करनी है, बोलिए मीनाक्षी जी। सर उसमें ये बताया, मतलब जो मुझे समझ में आया, ज्यादा तो समझ में नहीं आया है, मूवी का था, तो उसमें ये समझ में आया और बच्चों को बहलाने के लिए छोटी सी स्टोरी और एक्ट के साथ मतलब जो एक्टर है अमिताभ बच्चन जी, उन्होंने प्ले किया और सारे बच्चे वो सुन के बहुत खुश हुए थे। एक टाइगर की छोटी सी स्टोरी बताई और ये बताया कि यदि वो टाइगर ने, लास्ट में बताया गया कि उससे टाइगर मतलब अमिताभ बच्चन को टाइगर ने खा लिया, तो ये बच्चे ये बोलते हैं कि यदि आपने मतलब आपको खाया गया है तो आप इधर कैसे हैं? तो वो बताते हैं कि जिस तरह से हम जिंदगी जी रहे हैं, मतलब सॉन्ग में ये सारा प्ले किया गया है, तो जिस तरह की जिंदगी हम जी रहे हैं वो जिंदगी जिंदगी नहीं कहलाती, मतलब हम मुर्दों की तरह जीवन जी रहे हैं। चलिए बढ़िया। तो मेरा सवाल ये है, आपने अच्छे से वो बताने का प्रयास किया, तो सवाल ये है कि वो जो वीडियो था, उस वीडियो में आप क्या पकड़ पाए? वो वीडियो किस स्वरूप में कहा गया है? वो वीडियो में किस स्वरूप, कौन से स्वरूप को दिखाया गया है? अपने आसपास की गतिविधियों से सजग रहना। हाँ पल्लवी जी बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए पल्लवी जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। पल्लवी जी को अनम्यूट कीजिए। नीरज जी। होगा, हाँ अभी आ रही है। हो गया सर, हो नहीं रहा था सर इधर से। हाँ हाँ समझ गया मैं। सर सेकंड में चंचल बंद करिए तुम। सेकंड वीडियो में सर ये बता रहे थे कि अमिताभ बच्चन सर जैसे जहाँ जाते उस स्थान पे, तो वो वहाँ अपनी संस्कार और अपनी व्यवहार से सब लोगों को अपनी ओर सर आकर्षित कर लेते। सर लास्ट में जब वो विलन बोल रहे हैं ना कि इस बंदे के बारे में पता करो कि ये कहाँ से आया, हर कोई इनसे प्रसन्न है, बच्चे भी, गांव वाले भी, इनके व्यवहार के कारण। सर ये समझ में आ रहा था कि उनके संस्कार और इनका व्यवहार सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है सर। चलिए बढ़िया। ये भी एक अच्छी बात है, एक नया डायमेंशन आपने ऐड किया है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये गाने में एक कहानी है, और वो कहानी के स्वरूप को अलग अलग इमोशंस के साथ बच्चों को कह रहे हैं। और अगर आपने बच्चों को ऑब्जर्व किया हो तो आप देख पाएंगे कि वो बच्चे उनके साथ बरोबर घुल मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और वो पूरी कहानी को ऐसा समझते हैं कि जैसे उनके साथ ही ये कहानी की सारी घटनाएं हो रही हो। चाहे शेर आ गया हो, चाहे वो पेड़ पे चढ़ना हो, चाहे वो दौड़ना हो, भागना हो, तो बच्चे पूरे इमोशंस के साथ वो कहानी के साथ, जब अमिताभ बच्चन वो गीत के स्वरूप में गा रहे हैं तो जुड़ जाते हैं। तो बड़ी और सबसे अच्छी बात यह है कि नैतिक संस्कार और शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो सबसे अच्छी तरह से अगर बच्चों में बोया जाने का कोई माध्यम है तो वो है कहानी। और शिक्षक जितना घुल मिलकर उसमें जुड़ता है, उतने बच्चे उससे ज्यादा सारी चीजें सीख पाते हैं, इमोशन समझ पाते हैं। डर क्या होता है, खुशी क्या होती है, साहस क्या होता है, वो सारी बातें बच्चे
खेलते खेलते, कहानी सुनते सुनते समझ पाते हैं, और जिससे उनके अंदर सही और गलत का विवेक करने की भी एक समझ पैदा होती है। तो ये 2 वीडियो हमने इसीलिए रखे थे। एक हमारे आचरण के द्वारा हमें जो बचपन में संस्कार मिले हैं उसको हमने बताया, दूसरे में कहानी के माध्यम से बच्चों को किस तरह से अलग अलग इमोशंस के साथ उनको जागृत किया जा सकता है, उनमें वो इम्बाइब किया जा सकता है, बोया जा सकता है, उसके ऊपर हमने बात की है। चलिए बहुत बढ़िया, हम आगे बढ़ते हैं और मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जस्ट ए मिनट। तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले कुछ सही आदतों की आप लोगों से बात कर लूं, और ये आदतें बहुत अमूल्य है, और इसको अपनाते हुए हम अपने जीवन में बहुत सारी बदलाव ला सकते हैं। और खासकर ये आदतों का कंपाइलेशन किया गया है, और ये कंपाइलेशन के साथ है ना, ये कंपाइलेशन हमारे विजय सर ने किया है, और वो उनमें से कई सारी आदतों को अपने जीवन में फॉलो कर रहे हैं, हम उनसे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो सबसे पहला आज जो हम आदतों की बात करने वाले हैं उसमें फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, ये मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहला, हम कई लोग रेगुलरली ग्रुप में लिखते हैं कि हमारा भ्रामरी प्राणायाम हो गया, हमारा आज का योगा पूरा हो गया। मैं पिछले कुछ समय से देख पा रहा हूं, पिछले 1 वीक में ये गतिविधि थोड़ी कम हुई है, शायद हम कर रहे हैं बट हम ग्रुप में नहीं डाल रहे हैं। तो मैं आपको वापिस आज कहता हूं कि आप अगर ये कर रहे हैं तो अपने फोटो के साथ ग्रुप में जरूर डालिए कि आपने योगा किया, प्राणायाम किया, ध्यान किया, या किसी भी तरह की एक्टिविटी की जिससे आपके स्वास्थ्य को लाभ हुआ, चाहे वो टहलने निकले हो, चाहे वो जिम में गए हो, कहीं पे भी। तो ये एक चीज हमें ध्यान में रखनी है। और 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम के बाद 5 मिनट हम अपने आप को अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद मन बहुत शांत होता है, तो उससे हम अपने आप के साथ अच्छे से जुड़ पाते हैं। दूसरा है रोल मॉडल्स क्रिएट करना, मतलब कि हम जिस क्षेत्र में है, जैसा बनना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो उस क्षेत्र के रोल मॉडल को हमें फॉलो करना है। हमारे आसपास में से ऐसे रोल मॉडल ढूंढने हैं और उनको फॉलो करना है। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा, बुक रीडिंग हैबिट्स, यह कार्य, यानी ये जो बात है बुक रीडिंग हैबिट्स की, हमने पिछली बार भी बात की थी, ग्रुप में कई लोगों ने शेयर भी किया है कि हमने कौन कौन सी किताबें पढ़ी है, पर ये किताबों को पढ़ते हुए हमारे अंदर क्या नई लर्निंग्स पैदा हुई है, क्या हमने सीखा है, तो उसका एक छोटा सा हम प्रयोग ऐसा कर सकते हैं कि हमने जो भी अच्छी किताबें पढ़ी है, जिससे हमने सीखा है। कौन अनम्यूट हो गया है? नीरज जी देखिए कौन अनम्यूट हो गया है? ठीक है, तो बुक रीडिंग हैबिट्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो जो भी किताबें हमने पढ़ी है वो किताबों के ऊपर हम काम कर सकते हैं, उसमें से जो बेस्ट है वो अपने ग्रुप में भी हम शेयर कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बेहतर होगा, ठीक है। क्रिएट रोल मॉडल्स की जब मैंने बात करी है, तो चाहे वो समाज में हो, परिवार में हो, व्यापार में हो, या जो भी हम एक बेस्ट शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उस तरह के रोल मॉडल को हमें चूज करना है। कुछ और एक आदतें हैं जिसके ऊपर मैं आप सभी से बात करना चाहूंगा कि जो लोग टहलने जाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है कि टहलते हुए हम कुछ अच्छी ऑडियो या वीडियो माइक्रोफोन के साथ लेके जा सकते हैं और हम उसको सुन सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि चलने का चलना हो जाएगा, और साथ में कुछ अच्छी बातें हमें सुनने को मिलेगी जो हमें पॉजिटिव बनाती है, मोटिवेट करती है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो है सबसे खराब आविष्कार जो है ना, वो किंतु, परंतु, अगर, मगर, मुश्किल और असंभव, ये सारे जो शब्द है उसको हमें अपनी डिक्शनरी से बात कर देना है, ठीक है, कि ये नहीं हो पाया, ये नहीं हो रहा है, परेशान है, तो ये जो वर्ड है उसको हमें अपनी डिक्शनरी से निकालना है और इसके ऊपर काम करना है। जो अब आप देख लीजिए कि पिछले वीक में हमें ये बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा कि पिछला 1 वीक हमने देखा कि हम सभी ने नियत कार्य करने का प्रयास किया, कई लोगों ने नियमित रूप से किया है, पर हमने सिर्फ मूवी देखी और मूवी का कार्य किया। सिर्फ हेमंत जी जो थे, उन्होंने शिक्षकों को जाके मुलाकात की,
शिक्षकों का धन्यवाद किया, उनसे मिलकर उनको बहुत अच्छा लगा, वो बात उन्हें बताई। बट उसके अलावा हमारे में से किसी ने भी हमें खुद अपने शिक्षकों को याद करना था, उनको फोन करना था, उनको मिलना था, ऐसा कोई कार्य हमने नहीं किया जो हमारे नियत कार्य का एक भाग था। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक शिक्षक के रूप में जब हम अपने शिक्षकों को सम्मान देंगे तो हम जब पढ़ा रहे हैं, हमारे हाथ के नीचे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी वो सम्मान देने की आदत पड़ेगी, और ये हम आचरण से ही सिखा सकते हैं। तो ये एक चीज आप सभी को अपने लिए नोट करनी है कि हमें ये कार्य करना ही है। और बाकी सारे ग्रुप्स में इसको बहुत अच्छे से लोगों ने एक्सेप्ट किया है और वो अपने वीडियो और फोटोग्राफ के साथ हमें शेयर कर रहे हैं। तो ये एक चीज हमें ध्यान में रखनी है क्योंकि अगला रविवार जो है वो शिक्षक दिवस है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने आप को मोटिवेट करते हुए अपने शिक्षकों के लिए हम फोन करें, बात करें, चिट्ठी लिखें, उनको मिलने जाए और उनका धन्यवाद करें। ये एक ऐसी पॉजिटिविटी वाली एक्शन है, जब आप ये करेंगे तो आपको पता नहीं है कि आपके शिक्षक के लिए कितनी बड़ी बात है। कुछ शिक्षकों ने जिन लोगों ने शेयर किया है वो लिखते हैं कि हमें इतना अच्छा लगा कि आप इतने सालों के बाद हमें बताने आए, हमें मिलने आए, और उन्होंने जैन शिक्षा समृद्धि का बहुत बहुत आभार माना है कि इसके कारण आपको हमसे मुलाकात हुई और आपको मोटिवेट किया गया। तो ये, और इसके बाद जो हुआ कि एक शिक्षक और एक स्टूडेंट का, जो हमारे पुराने जो शिक्षक है उनका संबंध और मजबूत हो रहा है और वो बेहतर उनको सिखा पा रहे हैं, गाइड कर पा रहे हैं। तो ये हम सबके साथ भी हो सकता है। तो मैं अपेक्षा रखता हूं कि ये वीक में आप ये कार्य अपने लिए जरूर पूरा करेंगे और ये बहुत जरूरी है। फिर जो छठा है, जो काम करना है उसे तुरंत करें, जो नहीं करना है उन्हें न करना सीखें, है ना। तो कई बार क्या होता है कि हमने पिछली बार भी देखा था कि कई सारी आदतें ऐसी होती है कि हम टालते रहते हैं और फिर कहीं पहुंचते नहीं है। तो बेटर है कि हम टालना बंद करें और जो कार्य हमने तय किए है उसको करना शुरू करें। और इससे आप देखेंगे कि जैसे ही कार्य पूरा होगा आपको और मोटिवेशन मिलेगा दूसरा कार्य करने के लिए। तो ये आप एक लिस्ट, हमने ऑलरेडी, आप लोग टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं, कई सारी चीज अपने लिए कर रहे हैं। आप में से कई लोग अपने लक्ष्य के लिए बहुत फोकस है, आप लोगों ने एक दूसरे के लक्ष्य के लिए एक दूसरे से बात की है, बहुत कुछ अच्छा लर्निंग हुआ है। अब वो लर्निंग को क्लैरिटी के साथ, कार्यों के साथ जोड़कर आप करें तो आप और बेहतर कर पाएंगे अपने लिए। और योगा के लिए आप लोग समय दे ही रहे हैं, बट अब कल से हमें ग्रुप में इसको जोड़ना है, हमें अपडेट करना है कि मेरा आज का प्राणायाम हो गया, मेरा आज का योगा हो गया, जो भी है। मैं अपेक्षा रखूं कि इन आदतों को आप कल से फॉलो करेंगे और ग्रुप में आप उसकी अपडेट रखेंगे। यस और नो चैट बॉक्स में जरा मुझे बताएं। ओके, प्रदीप जी, माधुरी जी, पल्लवी जी, दीक्षा जी, ओके, संजय जी, बढ़िया, धन्यवाद। और देखिए ये क्या है बताएं, ये जड़ी बूटियां है, यानी ये आपको आपके जीवन को सार्थक बनाने की जड़ी बूटियां है, ये आदत है। जैसे ही आपने ये जड़ी बूटियां लेना शुरू किया आपका जीवन बदलने लगेगा, आप ये महसूस करेंगे। सो आप सभी को शुभकामनाएं इन आदतों को अपनाने के लिए। चलिए एक छोटा सा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। नियत कार्य जिन जिन लोगों ने किया है उनके नाम हमने रखे हैं, तो आप देख सकते हैं, अपना नाम भी इसमें देख सकते हैं। अर्पिता जी और रियंका जी का स्वास्थ्य खराब था, उन्होंने इन्फॉर्म किया था, बट बाकी मैं देख पाया था कि पिछली बार भी प्रिया जी का स्वास्थ्य प्रस्तुतिकरण में खराब था, फिर भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। पल्लवी जी, प्रिया जी दोनों ने उस दिन बहुत सारा काम किया था। मुझे लगता है कि हेल्थ के कुछ इश्यू चल रहे थे तो आप लोग नियमित रूप से नहीं कर पाए, बट नियत कार्य एक ऐसी बात है ना कि जो जीवन को ऊर्जा देता है, तो वो आप करेंगे उतनी ऊर्जा आप महसूस कर पाएंगे अपने लिए। तो इसको जरा आप फोकस करें, जो लोग नियमित नहीं कर रहे हैं उसको करना है। कारण चाहे कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, बट ये देखो, ये कारण जो आएंगे उसमें वही आएगा, किंतु, परंतु, मगर, अगर, है ना, ये सभी आएगा। तो उसको कहीं रख के जो भी हो सकता है वो हम अपने नियत कार्य के लिए करें, ठीक है। ठीक है मीनाक्षी जी, वीडियो आप नहीं डाले बट आप ग्रुप में नोट जरूर कर लें, ठीक है। चलिए फिर ये जो मित्र है इन लोगों ने नियत कार्य नहीं किया है,
वो पिछली बार भी मेरे ख्याल से कई लोग जुड़ नहीं पाए थे या रक्षाबंधन के हिसाब से जुड़े नहीं थे। तो आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे जो नीरज जी है, संकित जी है, हमारे सह प्रशिक्षक जी है, रागिनी जी, नवल जी और मैं, हमें किसी से भी आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ऐसा आप नहीं रखे कि ग्रुप में अपडेट नहीं है या ग्रुप में बताया नहीं है तो हमें नहीं करना है। और एक बात ये भी हमें समझ लेनी है कि हमने इस बार ग्रुप में सत्र में पार्टिसिपेट नहीं किया तो हमें इस सप्ताह नियत कार्य से मुक्ति, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप नहीं जुड़े हैं, तो आप पूछ लीजिए अपने सहयोगी से, अपने शिक्षक मित्र से, वो आपको जरूर गाइड करेंगे, है ना। जेएसएस मैनेजमेंट से भी आप लोगों को गाइड किया जाएगा, तो आप ये पूछ लीजिए। ये सारे जो डेटा है उसमें से कई लोग तो लगातार नहीं आ रहे हैं, तो इसके ऊपर भी कुछ हम सोच रहे हैं कि क्या करें। पर आप लोगों को भी समझना है कि हम इस श्रेणी में ना आए कि हम बिल्कुल कुछ ना करें, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नैतिक शिक्षा की हम थोड़ी बात कर ले। तो ऑलरेडी मैंने कुछ एक पॉइंट्स आप लोगों को बताए हैं कि नैतिक या नैतिकता का अर्थ अच्छा व्यवहार या कर्तव्य जिसकी हम हमेशा दूसरों से अपेक्षा करते हैं, ठीक है। अगर हम यह चाहते हैं कि हमारे साथ सब लोग अच्छे से अच्छा व्यवहार करें, उसके लिए सबसे पहले हमको बदलना होगा। जब हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू करते हैं, कुछ समय बाद हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार होने लगता है। तो शुरुआत तो मुझसे ही होगी। अपेक्षा हमारी दुनिया से ऐसी ही है कि सभी लोग हमसे अच्छे से व्यवहार करें, हम अच्छे से रिस्पेक्ट दें, अच्छे से बात करें, और शुरुआत हमसे होती है। और जैसे हमने बात कही कि नैतिक शिक्षा में सबसे बड़ी अच्छी बात यह है, देखिए ये बच्चा जो दुनिया में आता है ना, जब बच्चा छोटा होता है और दुनिया में आता है, और हम नैतिक शिक्षा की बात इसलिए कर रहे हैं और संस्कार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बचपन में अगर अच्छे से बोया जाता है ना तो वो पूरी जिंदगी काम आता है, ठीक है ना। पौधे को हमने जमीन में बचपन में गाड़ा, उसको पानी दिया, सूर्य प्रकाश दिया, उसकी केयर की, है ना, आसपास क्यारी बनाई, तो उससे क्या होता है कि उसको एक अच्छा वातावरण मिलता है और वो खिलने लगता है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है ना तो फिर सालों तक वो हमें अपने फल देते रहता है। तो महत्व ये है कि जब वो छोटा है, पौधे के रूप में है, उस समय अगर ये सारी बातें हम अच्छे से उसमें बो देते हैं तो मान लीजिए कि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि वो फिर आपको पूरी जिंदगी रिटर्न मिलने ही वाला है, ठीक है। तो बच्चे जो इस दुनिया में आते हैं ना, उनको सही गलत का कुछ पता नहीं होता है, उनको जहां जो देखा वो सीखते हैं। तो नैतिक शिक्षा की सबसे अच्छी अगर कोई पाठशाला या प्रयोगशाला है तो वो एक घर है और दूसरा है उसका शिक्षक, क्योंकि वो शिक्षक को बहुत फॉलो करता है। और शिक्षक पढ़ाई के अलावा जो भी एक्शंस और आचरण करते हैं वो उसको बरोबर देखता है और उसको वो फॉलो करता है। घर पे जाके वो शिक्षक का नाम लेगा कि मम्मी अगर कुछ सिखाती है तो वो कहेगी कि नहीं ये गलत है, हमारे शिक्षक ने ये बताया ऐसे करना है, और आप सभी ने ये महसूस भी किया होगा। तो वो शिक्षक को इतना फॉलो करता है क्योंकि उसको लगता है कि हमारे टीचर जो है ना वो सबसे अच्छा हमें सिखाते हैं और सबसे बढ़िया है, ठीक है, और सही सिखाते हैं। उनके मन में हमेशा एक यही फ्रेम होती है कि वो सही सिखाते हैं। तो नैतिक शिक्षा में अच्छे व्यवहार की अपेक्षा, मतलब क्लासरूम में जब बच्चे आते हैं तो शिक्षक जिस तरह से उन बच्चों के साथ व्यवहार करता है, जितने प्यार से, जितने सम्मान से उनसे बात करता है, बच्चे वही सीखकर दूसरों के साथ भी वो आचरण करते हैं। इसमें लगातार सातत्यपूर्णता होनी बहुत जरूरी है। फिर इस तरह के अच्छे व्यवहार या कर्म या समाज में आदान प्रदान नैतिकता कहलाता है। तो ये फिर एक आचरण का समूह है कि फिर हम आगे जाके अपने जीवन में देख पाते हैं कि हम कहाँ पहुंचे हैं। चलिए, तो नैतिकता के मुख्य मूल तत्व क्या है? तो एक है बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, सत्य, संवेदनशीलता, क्षमा, निष्काम कर्म और सहायता, ठीक है। तो मूल तत्व की बात अगर हम करें तो आप देख पाते हैं कि हर जगह, है ना। अब ये देखिए कि इसका कोई मापदंड नहीं होता है, हम उसको नाप नहीं सकते हैं कि बुद्धिमत्ता इसमें कितनी है, ईमानदारी इसमें कितनी है, सत्य कितना है, संवेदनशीलता कितनी है, क्षमा, ये कभी हम उसको आंकड़ों में नाप नहीं सकते हैं। पर हम आचरण के थ्रू, व्यवहार के थ्रू इसको नाप सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो नैतिकता का सीधा अर्थ हमारे चरित्र के साथ होता है।
हम जिस तरह से अपने जीवन में अपनी बातों को, कार्यकलापों को करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, वो चीज हमारे चरित्र के साथ जुड़ी हुई होती है। और वो चरित्र जो है वो 1-2 दिन में नहीं बनता है, वो सालों का हमारे आचरणों का समूह होता है जिससे हमारा चरित्र प्रकट होता है। तो ये हमें देखना है कि ये जो मूल तत्व है, वो मूल तत्वों को ध्यान में रखते हुए हम क्या क्या घटनाएं, क्या क्या बातें हम उन लोगों से कर सकते हैं ताकि वो ये मूल तत्व सीख पाए। तो आप देख पाएंगे कि ये जितनी भी मूल्य लिखे हैं, ये सारे मूल्य हैं, ठीक है, ये वैल्यूज है। तो ये मूल्य अगर हम बच्चों को सिखाना चाहे तो सबसे अच्छा माध्यम, बहुत सारे रचनात्मक तरीके होते हैं। हम खेल खिला सकते हैं उनको, हम उनको गाने के द्वारा सिखा सकते हैं, जैसे हमने वो अमिताभ बच्चन का वीडियो देखा। हम कहानियां कह सकते हैं बच्चों को, बढ़िया बढ़िया कहानियां कह सकते हैं और कहानियों के द्वारा इन मूल्यों को उनमें स्थापित किया जा सकता है। और भी बहुत सारे रचनात्मक तरीके होते हैं। आप उनको नाटक करवा सकते हैं, आप उनको अलग अलग प्रयोग करवा सकते हैं। तो ये सारी बातें उनके जहन में ये करते करते जाती है और वो बिना सिखाए, मतलब चौक और डस्टर का उपयोग करे बगैर वो सीख जाते हैं। क्या मैं ये सही कह रहा हूं? यस और नो जरा चैट बॉक्स में आप बताइए। चलिए बढ़िया, तो सब लोग सुन रहे हैं। तो हमें ये इन तरीकों के ऊपर सोचना है कि हमारे आसपास हमारे परिवार के जो बच्चे हैं उनमें ये नैतिक शिक्षा और संस्कार कैसे डाले जाए और कैसे सिखाया जाए। और ये कोई ऐसा नहीं है कि वो 1 दिन का कार्य है, 2 दिन का कार्य है। ये हमारी सभानता से, हमारी सजगता से होते रहना चाहिए कि जैसे जिससे बच्चे सीखते रहते हैं। अब नैतिक मूल्यों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो नैतिकता का संबंध मानव जीवन की अभिव्यक्ति है। सीधी सी बात है, आचरण करते हैं तो वो अभिव्यक्त होता है। मानव जीवन में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता, महत्व, अनिवार्यता एवं अपरिहार्यता जरूरी है ताकि वह अपने परिवार के साथ साथ सामाजिक और देश के प्रति दायित्व को निभा सके। यानी घर में अगर वो संस्कार सीखता है तो वो संस्कार, या स्कूल में वो जो संस्कार सीखता है वो अपने आचरण के द्वारा पूरे दुनिया में जहां पे भी जाता है वो उसको फैला सकता है। वो व्यवहार उसका आचरण के रूप में प्रकट रहता ही है। तो ये आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी बच्चा हमारे आसपास आता है, पढ़ने के लिए आता है, या जो भी मनुष्य हमारे आसपास है, वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, ठीक है, अच्छे से पेश आए, अपने जीवन में भी कामयाब हो और एक दूसरे को मदद करते हुए हम सब आगे बढ़े। तो ये इसलिए जरूरी है। नैतिकता सामाजिक जीवन को सुगम एवं विस्तृत बनाती है। स्वाभाविक है क्योंकि उससे हमारा समाज में स्वीकार होता है। अब मान लीजिए कि क्लास में 50 बच्चे हैं, उसमें से आपने देखा कि कुछ बच्चे को 2 रुपए या 5 रुपए रास्ते से मिले और उसने आके शिक्षक को बोला कि टीचर मुझे ये 5 रुपए नीचे रास्ते से मिले हैं, मुझे पता नहीं ये किसके है। तो अब देखिए कि जब टीचर वो 5 रुपए उसके हाथ से लेकर सारे बच्चों के सामने उसके इस एक्शन को अप्रिशिएट करती है, उसको कदर करती है, तो सारे बच्चों को एक सीख जाती है और वो बच्चे का जो स्वीकार है, जो अच्छा करने का भाव है, और वो मजबूत होता है और वो और बेहतर करने के लिए तैयार होता है। और ऐसा हम सब ने अपने जीवन में भी अनुभव किया ही है। तो वो क्या होता है कि उसका सामाजिक दायरा भी फैलाती है और ये सारे बच्चे उससे सीख सकते हैं। इवन हम भी जब अच्छा कार्य करते हैं और हमें कोई अप्रिशिएट करता है तो हम भी देखते हैं कि हमारी अभिव्यक्ति, हमारा स्वीकार बढ़ रहा है और हम लोगों के और नजदीक जा पा रहे हैं। फिर एक बात है कि जैन धर्म के मंत्रों में नैतिकता को विशेष महत्व दिया जाता है। हम दोनों यानी सुबह जब पहली बार शुरू होते ही श्लोक करते हैं और आखिर में हम प्रेम भावना की जो बात करते हैं। आप अगर हर एक शब्द को देखने जाओ ना तो वो हर एक शब्द जो है ना वो खुद एक मूल्य है और वो मूल्यों की ही बात है। बट वो मूल्यों को हम अपने जीवन में आचरण के द्वारा कैसे देखें, उसके लिए हमें अपने ऊपर प्रयोग करने पड़ते हैं, उसको जीना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाके बहुत सहज रूप से हम अपने स्कूल के बच्चों को सिखा पाते हैं। क्लियर हो रहा है सबको? यस और नो? सब मेरे साथ है? हाँ, मैं आपको बीच बीच में सवाल पूछता रहूंगा और जहां कुछ आपको कुछ कहना है, प्रश्न है,
आप चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं या अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ, कौन है हाँ। बताइए, नाम सर बोलिए। मीनाक्षी जी। हाँ मीनाक्षी जी। सर जैसे अपने नैतिक मूल्य बचपन से पेड़ की तरह बढ़ जाते हैं, तो ऐसे बच्चे अब शायद आपने भी देखे होंगे स्कूल में या कहीं भी कि उनका बैकग्राउंड ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है और बहुत चाहने के बाद भी बच्चे नहीं बदल पाते, तो ऐसे इस कंडीशन में अपन क्या करें, क्योंकि देखिए, उनका भविष्य तो कुछ भी नहीं है आगे चल के। हाँ बहुत सही बात है, और हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जो इस तरह की बस्तियों में रहते हैं। ठीक है, अब मैं अपने आप को आपकी जगह रखूं मीनाक्षी जी, कि मैं एक स्कूल में पढ़ाने जाता हूं, तो मैं देख पाता हूं कि मैं इतने समय ही बच्चे के साथ जुड़ा हुआ हूं जितने समय वो स्कूल में आते हैं, उसके अलावा मैं उसके आसपास नहीं जा सकता। अब मैं उस समय का उपयोग कैसे करूंगा? तो मैं आपको ये एग्जांपल देता हूं और बाकी सब लोग भी इससे सीख सकते हैं कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं ना, वो सारे बच्चों का नाम पहले तो हमें याद होना चाहिए, जितने भी बच्चे हैं, और हमेशा उनको नाम से बुलाना है और आप कह के बुलाना है। ये मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव किया, इसलिए मैं कह रहा हूं। जैसे ही आप कहते हैं तो वो जो बच्चा जो बस्ती से आता है ना, उसको अलग सा एक महसूस होता है कि मुझे सम्मान मिल रहा है। ऐसा सम्मान मुझे अपनी बस्ती में नहीं मिल रहा है, मुझे यहाँ मिल रहा है। मुझे शिक्षक मुझे आप कह रही है, एक बात। दूसरी बात कि ऐसे बच्चों का लिस्ट बनाओ कि जो बहुत ऐसे एरिया से आते हैं जिनको इस तरह का वातावरण नहीं मिल रहा है। तो आप फिर ऐसा कर सकते हैं कि इन बच्चों के साथ पढ़ाई के अलावा वीक में ऐसे दिन नक्की कर लीजिए कि इनके साथ मैं 1 to 1 बात करूंगी। ठीक है, और 1 to 1 बात करते हुए क्या बात करनी है कि तुम कैसे हो बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है क्या, मैं कोई मदद कर सकती हूँ। और फिर उसकी, अब टीचर को क्या है कि बच्चों को पकड़ने की सेंस होती है कि ये कौन सी पीड़ा से गुजर रहा है, तो आप उस पीड़ा का कोई उदाहरण या कहानी उसको सुना दीजिए। हमें उसको फिर पूछना नहीं है कि तूने क्या सीखा, आपने कहानी सुना दी और बस बंद कर दीजिए, वो अपने आप उस सेंस को पकड़ेगा। सबसे अच्छी बात ये रहती है बच्चों के लिए कि उनके शिक्षक ने उसके लिए समय निकाला, उसके साथ प्रेम से बात की, उसका हालचाल पूछा। ये बच्चों को अंदर से बहुत भर देता है, बहुत पावरफुल बनाता है, उनका आत्मगौरव जो है ना वो बहुत बढ़ता है, और फिर वो आके अपनी बातें भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये एक शिक्षक का काम होता है। अब होता क्या है कि हम उनके परिवार लोगों के साथ तो जी नहीं सकते हैं, वो अलग जगह रहते हैं, बट महीने में 15 दिन में जब भी पेरेंट मीटिंग होती है, तो उन बच्चों में जो पिछड़े विस्तार से आते हैं उनमें क्या क्या अच्छी बात है वो उनके पेरेंट को आपको बतानी है कि आपके बच्चे में है ना, मैंने ये बात अच्छी नोट की है। तो क्या होगा कि घर जाके वो भी अपने बच्चों में जो अच्छाई है ना वो नोट करना शुरू करेंगे। नहीं तो उन बच्चों की हालत क्या होती है कि वो जहां जिस विस्तार में रहते हैं उनको टोकना है ना, ठोकना, यही ज्यादा चलता रहता है। पढ़ाई के लिए वो स्कूल में आ गए तो आ गए, बट बाकी सब कोई ध्यान उनके ऊपर दिया नहीं जाता है। तो ये थोड़ी बातें आपको करनी है, और भी कभी मौका मिला तो हम विस्तार से इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे। बट अभी मैंने जो कुछ एक सुझाव दिए वो समझ में आए मीनाक्षी जी आपको? जी सर। सर एक जैन ही फैमिली का बच्चा है तो उसके लिए तो और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हाँ, तो हम ऐसा है ना, तो सत्र के बाद इसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं आज। ठीक है, सभी को तैयारी है तो सभी को भी काम आएगा ये। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो नैतिक शिक्षा की शुरुआत कैसे करें, तो ऑलरेडी हमने कुछ एक बातें कर ली है कि नैतिक शिक्षा की आवश्यकता मनुष्य के लिए जीवन भर रहती है, किंतु इसको सिखाने का एक समय होता है, वो समय होता है बाल्यावस्था। क्योंकि बाल अवस्था में नैतिक शिक्षा का ज्ञान देने पर आगे के कुछ वर्षों में उन नैतिक मूल्यों को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करके वह बालक उसे अपनी आदत बना लेता है। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी बात कर ली कि पौधे को जैसे हम बड़ा करते हैं ना, वैसा ये बच्चे को बड़ा करना है। और बाल्य अवस्था सबसे श्रेष्ठ है नैतिक शिक्षा और संस्कार के लिए। जैसी हमारी आदत होती है वैसे ही हमारे कार्य होते हैं, और जैसे हम कार्य करते हैं वैसे ही हम समाज बनता है हमारा। ठीक है, तो हम जिस वातावरण में बच्चों को जिस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, अब मान लीजिए कि जो बच्चा जिस घर में रह रहा है वहां पे
एक दूसरे से बातचीत में बार बार अपशब्दों का उपयोग हो रहा है, ठीक है, या फिर वहां उस तरह का आचरण है कि जहां व्यसन कर रहे हैं, तो बच्चा, भगवान ने बच्चे को कुछ सिखा के भेजा नहीं है, वो धरती पे आता है, वो देखता है कि भाई मेरे घर में ये होता है तो ये वो उसको सही मानता है। किसी के घर में अच्छा भगवान का स्मरण किया जाता है, नियमित रूप से प्राणायाम योग किया जाता है, नियमित रूप से सब लोगों का ध्यान दिया जाता है, तो बच्चा वो देखता है तो वो सीखता है। तो ये बात बहुत ध्यान में रखनी है कि बच्चे अपने आसपास जो देखते हैं ना उससे वो सीखते हैं। और बच्चों को सिखाने का एक जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो ये है कि बच्चे सुनकर नहीं सीखते हैं, बच्चे देख कर सीखते हैं। तो बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। तो आप एक शिक्षक के रूप में उनके सामने जितनी बार जैसे आचरण से प्रकट होते हो, वो आपके आचरण को पकड़ता है और फिर सीखता है। पढ़ाई का जो ज्ञान है वो तो आपसे सीखेगा, बट उसके अलावा आप जब नहीं पढ़ाते हैं और जिस तरह से आप खड़े रहते हैं, बात करते हैं, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, बच्चे तुरंत उसको पकड़ लेते हैं और वो सीख लेते हैं। तो शिक्षक को तो हमेशा सभान रहना है। सभानता से हम जितनी शिक्षा का कार्य करेंगे ना, बच्चे उतने और बेहतर होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, कि मान लीजिए कि बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है, बट उसमें अच्छे संस्कार होंगे ना, तो वो दुनिया में कहीं पे भी जाएगा, अपनी जगह बना लेगा, क्योंकि संस्कार की जगह हर जगह जरूरत है और उसकी दुनिया में हर जगह तारीफ होती है। तो ये एक चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। ज्यादातर हमारे वहां शिक्षा का जो माहौल है, तो हम बच्चों को किस तरह से नापते हैं कि किसके मार्क्स ज्यादा अच्छे आए वो होशियार, और जिसके मार्क्स अच्छे नहीं आए वो डल। तो ये जो मापदंड है ना, ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है और आप भी अनुभव करोगे कि शिक्षा का जो सर्टिफिकेट होता है, जो आप पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद आप मतलब मान लीजिए कि मुझे एक अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनी में या कोई बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई, मैंने एमबीए कर लिया, तो बट एमबीए करने के बाद भी वो मुझे जॉब तो दे रहे हैं, बट जॉब ज्वाइन करने के साथ वो मुझे 3 साल के लिए ट्रेनिंग में भेज रहे हैं, 3 साल के लिए तालीम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? तो वो मानते हैं कि भाई तुम जो सर्टिफिकेट लेके आए हो ना, उसका यहाँ कोई काम नहीं है, हमें जो काम चाहिए वो हम तुम्हें सिखाएंगे, उसका पगार हम तुमको देंगे। क्लियर हो रहा है? तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो बच्चे पढ़ते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल आचरण भी उनको होना चाहिए। और उसमें मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों में आजकल इस तरह से देखा जाता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आप सोशल वर्क मतलब सोशलाइट कितना अच्छे से कर पाते हैं, आप किस तरह से लोगों से बात करते हैं, इन सारी बातों के ऊपर बहुत फोकस होता है, और वो नैतिक शिक्षा और संस्कार से होता है। ठीक है, तो ये बाल्य अवस्था जो होती है वो सबसे बेहतर होती है। और फिर किसी भी अवस्था में मान लीजिए कि हमारे जो क्लासेस है उसमें 9th या 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट आते हैं, या फिर हायर सेकेंडरी या कॉलेज के स्टूडेंट आते हैं, उसमें भी हमारे चरित्र का, शिक्षक के चरित्र का प्रभाव तो पड़ता ही है, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। बट जब छोटा बच्चा होता है ना, तो जमीन एकदम साफ होती है, तो आप जो बोलना चाहोगे ना वो बोल सकते हो, क्योंकि स्लेट जो है बच्चे की वो खाली है। 10वीं 12वीं कॉलेज तक वो आता है ना, तो स्लेट बहुत सारी भर जाती है। अब वो स्लेट भर गई और नया सिखाना है तो पहले वो मिटाना पड़ता है। अब मिटाने के लिए समय काफी चाहिए, और उस समय सब भागदौड़ में होते हैं ना, तो वो थोड़ा मुश्किल रहता है। तो बाल्य अवस्था सबसे अच्छी अवस्था है। मेरी ये स्लाइड आपको समझ में आई जो मैंने समझाया? यस और नो चैट बॉक्स में जरा बताइए। कोई भी सवाल है आप बीच में पूछ सकते हैं मुझे। मैं इसलिए आपको चैट बॉक्स में लिखने के लिए कह रहा हूं ताकि मैं देख पाऊं कि आप लोग मेरे साथ है या नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो आप लोगों को वो पकड़ में आ रहा है जो हम बातचीत कर रहे हैं? ठीक है, सभी को चैट बॉक्स में अपने आंसर देना है। चलिए बढ़िया, ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। नैतिक शिक्षा के अभाव से क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये भी हमने ऑलरेडी बात कर ली है, तो अब कुछ मुद्दों के ऊपर मैं पढ़ लेता हूं। अगर हम अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए नैतिक कर्तव्य का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ठीक है, ऐसा संभव नहीं है कि हम बच्चों को दूसरों के लिए बुरा बनाएं और वो हमारे लिए अच्छे रहे। इसलिए नैतिकता इस मानव जीवन का अभिन्न अंग है। अगर किसी व्यक्ति में नैतिकता ना हो
तो उस व्यक्ति के निश्चित ही कुमार्ग पर चलने की संभावना रहती है। वह चोर, दंभी, अहंकारी इंसान बन सकता है, जिसे हम अनैतिक व्यक्ति कहते हैं। और ऐसे लोग भी हमारे आसपास बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें यह भी होता है कि नेता जैसा होता है ना, वैसे उसके आसपास के लोग भी हो जाते हैं। तो नेता चरित्रवान है तो उसके आसपास भी इसी तरह के लोग होंगे कि जो अच्छे से ईमानदारी से काम करने की बात करेंगे। बट नेता खुद अहंकारी है, दंभी है, बेईमान है, तो उसके होंगे और वो प्रजा को और अपने आसपास के लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। मीठी मीठी बात कर सकते हैं, हमने प्रशंसा के कला में देखा था, चाटुकारिता और चापलूसी बहुत अच्छे से उनको आती है, बट वो कुछ काम की नहीं होती है, तो वो अनैतिक रूप से फिर उसका उपयोग होता है। ऐसी प्रवृत्ति के लोगों का पतन निश्चित होता है। इस प्रकार के लोगों को समाज एवं परिवार के साथ एवं सहयोगी कभी नहीं मिलता है। मान लीजिए कि कुछ समय के लिए उनको अनैतिक मार्ग से पैसे भी मिल गए, उनके पास अच्छी सुविधाएं भी हो गई, बट वो मन से कभी खुश नहीं रह पाता है, हमेशा एक डर बना रहता है। हमारे सूरत में तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग, कहीं हर एक जगह ऐसे लोग होते हैं, तो ऐसे तरीकों से पैसा बनाया होता है ना, तो वो बाहर कहीं घूमने नहीं जाते हैं, और घूमने जाते हैं तो हर 10 मिनट में घर पे फोन करते हैं, सब ठीक है ना, सब ठीक है ना, क्योंकि उनको डर रहता है कि भाई इनकम टैक्स की रेड ना पड़ जाए मैं नहीं हूं तो ये उनको जीने का चैन नहीं देता है। तो ये हमें हमेशा समझना है कि जो नैतिकता से व्यवहार करते हुए आगे बढ़ते हैं ना, उनको कभी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप स्वयं ही सब कुछ कुदरत के नियम के अनुसार होता रहता है। और जो अनैतिक होते हैं या जिनमें दम या अहंकार या कुछ गलत करने की भावना है, वो किसी ना किसी स्वरूप में घूमते हुए उनके पास वापिस से आती है और वो उनको ज्यादा नुकसान है। तो ये हमें समझना है, और बच्चों को ये कहानी के स्वरूप में उनको कह के हम अच्छे से उनके अंदर ये सारी बातें क्योंकि सर ऐसे कुछ बच्चे भी होते हैं सर अहंकारी। हाँ, अपन उनको मतलब कुछ भी मतलब नैतिक शिक्षा के बारे में बताए तो वो समझते ही नहीं, मतलब कितना भी अच्छा बताए सर, कुछ अहंकार टाइप के रहते हैं सर। बढ़िया माधुरी जी। अब इसमें ये भी हमें देखना पड़ेगा कि उसको जो माहौल मिलता है उसके परिवार में जहाँ वो रहता है, उसके आसपास जो लोग रहते हैं, वो किस तरह के परिवार का माहौल, वातावरण कैसा है, उस समाज का वातावरण कैसा है, उस जगह का माहौल कैसा है, और फिर वो जो जिस स्कूल में पढ़ना जाता है। अब स्कूल में क्या होता है कि ज्यादातर हम पढ़ाई की ही बात करते हैं। अब पढ़ाई के साथ साथ अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें इसके ऊपर भी ज्यादा फोकस किया गया है। तो हमें पढ़ाई के साथ साथ उसके अंदर के जो गुण हैं, उसके अंदर की जो अच्छाई है और जो मर्यादा है, उसको भी पहचान के उसके ऊपर बात करनी है। जैसे हमने भी अपने ये 16 सत्रों में देखा है कि हमारे गुण क्या है, हमारी अच्छाई क्या है, हमारी मर्यादाएं क्या है, वैसे ही वो बच्चों के साथ भी करना है। और फिर मैंने जैसे मीनाक्षी जी को बताया, 1 to 1 उनसे मिलकर, उनसे बात करके अगर हम चाहते हैं कि ये निर्मूल हो जाए तो उसके ऊपर हमें प्रयत्न करने हैं। और शिक्षक क्या होता है, वो सबसे बड़ा प्रयोगवीर होता है। शिक्षक जितने रचनात्मक प्रयोग करेंगे ना, बच्चों को उतना ज्यादा सीखने को मिलता है, ज्यादा और अच्छे होते हैं। तो ये एक चीज आप माधुरी जी ध्यान में रखना। ये एक नैतिक शिक्षकता का जो प्रभाव है उसकी बात थी। अब संस्कार की बात कर लेते हैं। तो संस्कार का अर्थ क्या है? समवत्ता का, है ना। सम अर्थात सम्यक, अर्थात अच्छे और अच्छी, और कार मतलब कार्य और कृति। तो अच्छे कार्यों को करना या अच्छे कार्यों को करने की आदत ही संस्कार कहलाती है। ठीक है ना। तो वो हमने पहला वीडियो देखा, तो वो वीडियो क्या था, वो सहज रूप से वो कर रहा है, ऐसा कोई दिखावा नहीं है, वो उसके जीवन का भाग है, उसने जो सीखा है तो वो उस तरह से मदद कर लेता है। तो ये जो बात है ना, वो हमेशा सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे हमारे अंदर रहती है कि हमें कभी वो करने के यानी दिखाने की बात ही नहीं करनी पड़ती है। ये हमारे आचरण का ही एक तरीका होता है जिससे हमारे अंदर जो संस्कार बोए गए हैं ना, वो प्रकट होते हैं। तो आपने खुद ने भी ये बहुत महसूस किया होगा कि अगर आप रास्ते से जा रहे हैं, किसी के ऊपर, किसी के लिए आपके मन में दया प्रकटी, आपने उसको मदद कर दी, और ये सहज रूप से होता है, उस समय आपको कोई कहता नहीं है। तो अगर ये भावना आपके मन में या हृदय में उठती है तो आपके संस्कार अच्छे हैं, ये हम कह सकते हैं। बट इसको नियमित रूप से देखना है। और कई बार जैसे कि एक बात जो लिखी के शिक्षक, कई बार क्या होता है कि उसको बच्चों को और बेहतर करे उसके लिए कुछ अलग तरीकों से भी ये बातें सिखानी पड़ती है। जैसे कि हमारे एक शिक्षक थे,
तो वो हमें खेतों में ले जाते थे और खेतों में ले जाके मिट्टी को टच करवाते थे। मिट्टी की, है ना, मिट्टी क्या होती है। अब शहर में जो लोग रहते हैं ना, उनको ये सब पता नहीं होता है, उनको तो वो 4 दीवारों वाला क्लासरूम वही पढ़ाई है और कुछ नहीं है। बट जब आप खेतों में जाते हैं, मिट्टी को टच करते हैं, तो वो कुदरत को समझता है और कुदरत के जो भी बातें हैं, कुदरत की जो भी चीजें हैं, उसके प्रति वो संवेदनशील होता है। पेड़ों को क्यों, पौधे को क्यों लगाना है, पेड़ों को क्यों नहीं काटना है, किस तरह से उसका जतन करना है, वो सहज रूप से खेलते खेलते सीख जाता है। तो संस्कार जो है वो आचरण से आते हैं। मैं बोलूंगा और आप करेंगे ऐसा नहीं होगा। मैं आपको ये कहूंगा कि भाई आपके घर पे जो नए वडील आते हैं, आपके जो बुजुर्ग आते हैं, उनके आप पड़ेगा, क्योंकि आचरण सीधा देखने से सीखा जाता है, संस्कार सीधा देखने से कॉपी होता है, मतलब बच्चा सीखता है। तो हमें जो भी बच्चों को सिखाना है वो हमें उनको करके दिखाना पड़ेगा। और क्लासरूम में हम इस तरह की एक्टिविटी का आयोजन करें कि जिससे उनको ये सब संस्कार जीने का मौका मिले, और उसमें सबसे पहल जो शुरुआत करता है वो शिक्षक ही होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। संस्कार कैसे बढ़ते हैं? दैनिक जीवन में हमारे चारों ओर के परिवेश में जो भी घटित होता है उसका प्रभाव हमारे मन एवं जीवन पर पड़ता है। तो ये हम सब जानते हैं, हमने ऑलरेडी इसके ऊपर बात कर ली है। हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं, वह अपनी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं। वैसे ही हमारे विचार बनते हैं और वैसे ही हमारे कार्य बनते हैं। तो हमें ये समझना है कि हमारी जो 5 इंद्रियां है, 5 इंद्रियों को अगर हम बात करें तो एक है आंख, कान, नाक, जीभ और हमारी स्किन, ठीक है। अब ये स्पर्शेंद्रिया है, ठीक है, बट इससे हमारे अंदर सारे डेटा जाते हैं, सारी बातें जाती है। आंखों से देखते हैं और सबसे ज्यादा हम जो बच्चे जो सीखते हैं ना, वो विजुअली आंखों से देखकर सीखते हैं। तो आचरण की जो बात है, संस्कार की जो बात है, वो ज्यादातर बच्चे देखकर सीखते हैं। तो हम बच्चों में जो भी संस्कार डालना चाहते हैं तो हमें वो एक्शन में हमारे जीवन में करने पड़ेंगे। हमें देखते देखते वो भी करना शुरू कर दें। अगर नहीं करते हैं तो हमें उसको डांटना नहीं है, क्योंकि हर एक बच्चे की सीखने की अपनी एक तैयारी होती है। कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे सीखता है, कोई बहुत समय बाद सीखता है, बट सीखता जरूर है। बट हमें पूरे धैर्य के साथ, शिक्षक का सबसे बड़ा जो हथियार है वो है धैर्य, धीरज। तो इसके ऊपर हमें काम करना है। ऐसे हम कार्य करते हैं, वैसे ही हमारी आदत बनते हैं और ये आगे चल के संस्कारों में परिवर्तित होती है। अब बहुत सारी ऐसी बातें हैं, घर के छोटे छोटे चीजों के बारे में हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है। और वो हम बोल के तो सिखाते ही है, बट अगर आचरण के रूप में सिखाना है तो क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा सा सोचिए, 1 मिनट का मैं समय देता हूं कि बच्चों में अच्छे संस्कार आए और जैसे संस्कार हम चाहते हैं उसके लिए हम परिवार में और स्कूल में क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में आपको लिखकर देना है अपने हिसाब से। आप सोचिए कि बच्चों में नैतिक शिक्षा और संस्कार अच्छे से आए, उसके लिए हमें क्लासरूम में क्या क्या एक्शन लेने चाहिए, छोटी छोटी बातें। चलिए अपनी उससे सोचिए। मैंने 1-2 एग्जांपल तो आपको दे ही दिए। चलिए आप लोगों ने शेयर करना भी शुरू कर दिया है। परिवारों में बड़ों को अच्छे कार्य करना चाहिए। ओके, बहुत अच्छा। बट हेमंत जी, वो अच्छे कार्य क्या होंगे उसको भी आपको एक्शन में लिखना। एक्शन क्या होगा, एक्शन क्या होगा वो आपको सोचना है। आप सोचिए हम क्या एक्शन लेंगे तो बच्चों में अच्छे संस्कार पड़ेंगे, और हम किसे अच्छे संस्कार मानते हैं। हाँ, पोस्टर लगाने चाहिए, देखिए वो भी सही है। बट मैंने कहा ना कि बच्चे जिसको फॉलो करते हैं ना उससे वो जल्दी सीखते हैं। शिक्षक जो होता है वो बच्चों का रोल मॉडल होता है, तो शिक्षक जैसा करेगा बच्चा वैसा करेगा। हाँ, बहुत अच्छा है मन जी, जैसे प्यार से बात करना, बड़ों की इज्जत करना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक्शन, मैं प्रिया जी एक्शन के ऊपर बात कर रहा हूँ। एक्शन क्या लेंगे? अशिष्ट बातों का प्रयोग नहीं करना, बहुत अच्छा। चलिए बढ़िया। मैंने ऑलरेडी 1-2 गरीब और असहाय लोगों की मदद करना, बहुत अच्छा। तो मतलब आप पूरे महीने में एक दिन ऐसा रख सकते हैं कि उन लोगों को मदद करने जाए जो अनाथ है,
और बच्चों को साथ में लेके जाए। जब वो ये देखते हैं तो वो सीखते हैं, उनमें अच्छे संस्कार आते हैं कि इनकी मदद करनी चाहिए। रियल और प्रेरणादायक महापुरुषों की कहानी सुनाना, वो भी अच्छी बात है। ये एक्शन ये आप क्लासरूम में कर सकते हैं। आपके एक्शन से कैसे सीख सकता है? बहुत अच्छा पल्लवी जी, सभी के साथ समानता का व्यवहार करना। हर एक बच्चों को सिर्फ आप कह के बुलाना। हर एक बच्चा जो होता है ना, वो पूरा सम्मान के लायक होता है, दुनिया का कोई भी बच्चा। तो उसको आप कह के या बुलाना शुरू करेंगे ना, देखिए वो कितना खुश होता है। उसको सम्मान मिला मतलब वो सीखने के लिए तैयार हो जाएगा। बच्चों के सामने कभी, बहुत अच्छा आर्यांशी जी, सभी सामान को अपने स्थान पर रखना, बहुत अच्छा हेमंत जी। इससे बच्चे अपने सामान की व्यवस्था बनाए। अच्छा, दृष्टि जी क्या कह रही है? हम स्वयं अच्छे से बात करें, अच्छे कार्य को करना, असहाय लोगों की मदद करना, बहुत अच्छा। हमेशा बड़ों का आदर करना, बहुत बढ़िया। मित्रवत व्यवहार भी करना, बहुत अच्छा पल्लवी जी, बढ़िया। चलिए मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने और बहुत लिखा ही है। अब जैसे कि मैं एक सही जो संस्कार होते हैं ना, वो किस तरह से दिखते हैं। जैसे कि आप अपने परिवार में हैं, तो आपके परिवार में जो बच्चे हैं, उनके सामने जब भी आप रूम से बाहर आते हैं तो रूम की ट्यूबलाइट और पंखा जो है ना, उसकी स्विच बंद करते हैं। आप सिर्फ करते हैं और बच्चे आपको देखते हैं और वो आपसे सीखते हैं। आप पानी का उपयोग करते हैं, नल का, और नल का पानी का उपयोग करते हुए आपको जितना जरूरी है उतना ही पानी उपयोग करते हैं और फिर नल बंद कर देते हैं। तो वो बच्चा देखता है और वो आपसे सीखता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बात है, ये आदतों के रूप में ये संस्कार पड़ता है। फिर आपके बाजू में से या फिर आपके घर पे वो दूध देने वाला भैया आता है और दूध देने वाले भैया के साथ आप पूरे सम्मान के साथ बात करते हैं, तो बच्चा आपको देखता है तो वो भी सीखता है कि भाई लोगों को अच्छे से बात करें, उनको सम्मान से बात करें। फिर ये संस्कार है। फिर जैसे पल्लवी जी ने बताया कि सभी के साथ समानता का व्यवहार कीजिए, तो जो झाड़ू वाला काम करता है उसका कार्य भी इतना महत्वपूर्ण है, और जो बैंक में जॉब करता है उसका कार्य भी इतना महत्वपूर्ण है। तो सभी को समान रूप से हम देखते हैं और बच्चों के सामने बात करते हैं, बच्चे तुरंत सीखते हैं कि कार्य महत्वपूर्ण है, उसको हम पद के आधार पर नहीं अलग कर सकते। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बट हम ज्यादा जागरूक होके देंगे तो हमारे एक्शन से कई सारी चीजें बच्चे ऐसे ही सीख जाते हैं। तो आप बोलेंगे नहीं और एक्शन करेंगे ना, बच्चों में वो संस्कार जरूर आने वाला है। और मैं कहता हूं ना कि शिक्षक जो होता है ना, वो बच्चों का बरोबर रोल मॉडल होता है। तो आप बच्चों के दिल में पूरी जिंदगी बसना चाहते हैं ना, तो आप इस तरह के आचरण को, संस्कार को अपने आचरण के द्वारा प्रकट करते रहे। देखिए बच्चे आपको कितना चाहते हैं, कितना प्यार देंगे, आपको सम्मान देंगे। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। संस्कार कैसे पढ़ते हैं हमने देखा, बच्चे में अच्छे संस्कार कैसे डाले उसके ऊपर भी हमने बात कर ली। देखो कुछ बातें हैं जो नेगेटिव है, वो कि बच्चे के सामने चिल्ला कर बातें ना करें, है ना। तो हम क्या करते हैं कि बच्चों को एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, है ना, उनको कुछ भी कह देते हैं। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि छोटे बच्चे कुछ भी समझते नहीं है, उनको कुछ भी कहा जाए तो चलेगा। नहीं, ये बहुत गलत है। उनको पूरे सम्मान से बात करनी है, उनको चिल्लाकर बात नहीं करनी है, आप कहना है, वो चाहे परिवार के बच्चे हो और स्कूल के बच्चे हो। बड़ों और बुजुर्गों के लिए आदर भाव और सम्मान का प्रदर्शन करें, ये आप लोगों ने लिखा है। नियम और आवश्यक समय सारणी निर्धारित करें, मतलब आपने कुछ नियम बनाए हैं वो आप अपने स्कूल के बोर्ड के ऊपर लिख दे, या कोचिंग क्लास में आपने बोर्ड लगाया है तो उसके ऊपर लिख दे कि भाई शालिनी जी जो है वो दिन में इतने नियमों का पालन करती है, उनकी समय सारणी ये रहती है। तो शालिनी जी का समय सारणी या टाइम टेबल देखेंगे बच्चे, तो बच्चे खुद अपना टाइम टेबल बनाने के लिए तैयार होंगे और वो फिर उसको फॉलो करेंगे। देखिए वो इसी तरह से सीखते हैं। जरूरतमंद और बेसहारा लोगों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखे, ये भी आपने बताया। भगवान के प्रति श्रद्धा और आस्था का भाव रखे। तो मंदिर में जाके जिस तरह का आचरण करेंगे वो बच्चे देखेंगे और करेंगे। देखिए बच्चे को ज्यादा पता नहीं होता है, बट वो मंदिर में जाके साक्षात दंडवत करते हैं, भगवान को पूजते हैं। तो वो परिवार में, घर में उनको इस तरह के संस्कार मिलते हैं, इसलिए वो मंदिर में जाके भी करते हैं। तो ये देख के सीखता है और करता है, ठीक है, और इससे प्रेम और सहयोग का भाव भी विकसित होता है। चलिए बढ़िया, तो समझ में आ रहा है जो बात हो रही है? आप सभी मेरे साथ हैं, चैट बॉक्स में बताइए यस और नो। जी सर, पल्लवी मैम का एक मैसेज आया कि वो कुछ पूछना चाह रहा है। हाँ हाँ बढ़िया, मीनाक्षी जी ने भी हैंड रेस किया है और ज्योति जी ने भी हैंड रेस किया था, जल्दी से पूछ लीजिए।
और पल्लवी जी का मैसेज आया है। क्या क्या है मैसेज पल्लवी जी का? जी वो कुछ पूछना चाह रहा है। पल्लवी जी पूछिए, आप अनम्यूट कीजिए। सर ये बोल रहे हैं कि सर जैसे क्लासरूम में जब रहते और सर स्टाफ के साथ में रहते तो कभी कोई कोई स्टाफ मेंबर गलत व्यवहार करते, तब सर देख के बुरा लगता, बच्चों पे भी सर इसका इफेक्ट पड़ता। तो सर इन चीजों को कैसे इग्नोर करें सर? देखिए, हम अपने जीवन में 3 तरह से काम कर सकते हैं। पहले हमें स्पष्ट करना पड़ेगा। एक तो ऐसी बातें होती है जो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में होती है, ठीक है, यानी कि मैं सीधा उसके ऊपर कार्य कर सकता हूँ, ये मेरे सीधे नियंत्रण में है। जैसे कि मेरा स्वभाव, ठीक है, मेरी आदतें, वो मेरे सीधे नियंत्रण में है, मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। अब जो मेरे बाजू वाला है वो अपना जीवन जी रहा है, मैं उसका जीवन नहीं जी रही, तो वो भी हम चाहते हैं कि इसका प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है, तो इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है। तो इनडायरेक्ट कंट्रोल में क्या होता है कि पहले आप देखिए कि आपका उनके साथ संबंध कैसा है, क्या ये बात आप शांति से उनको समझा सकते हैं, बात कर सकते हैं, ये माध्यम है आपके पास अवेलेबल। अगर ये नहीं है तो क्या प्रिंसिपल से बात करके इसको एक दाखिले के रूप में सीखा जा सकता है, कोई फरियाद नहीं करनी है, दाखिले के रूप में सीखा जा सकता है, ऐसा हो सकता है, तो वो भी हो सकता है तो वो करे। अब मान लीजिए कि ये दोनों माध्यम अवेलेबल नहीं है, तो जो बच्चे ये गलत सीख रहे हैं, तो उन्हीं बच्चों को, जिन्होंने ये व्यवहार देखा है, उन्हीं बच्चों के सामने क्या हम अलग समय पे जाके कुछ अच्छा प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि ये जो सीखा हुआ था वो सारा हम मिटा सके या फिर उनके मन में से निकाल सके। ये सारे तरीके होते हैं। मैं अपने स्वभाव के ऊपर अपना कंट्रोल रख सकता हूं, मेरे हाथ में दूसरे के स्वभाव को कंट्रोल करना नहीं है, ठीक है। तो ये एक हमेशा चीज समझनी पड़ेगी। और तीसरा ऐसा एक होता है, यानी एक चीज, कुछ बातें होती है सीधे नियंत्रण में होती है, कुछ बातें होती है वो परोक्ष नियंत्रण में होती है, और कुछ बातें ऐसी होती है कि जो किसी के नियंत्रण में नहीं होती। जैसे कि ये दुनिया में जो चल रहा है, व्यवहार जो हो रहा है, दुनिया में जिस तरह के काम होते हैं, तो वो अब अफगानिस्तान में जो हो रहा है तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो मुझे अपनी समझ से, अपनी मैच्योरिटी से उन बातों को समझना पड़ेगा और अपने जीवन को देखना पड़ेगा आसपास, ठीक है। तो आप ये देखिए, मैं समझता हूं कि कई बार क्या होता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट कुछ लोग आसपास होते हैं ना, वो पूरा माहौल बिगाड़ देते हैं, ठीक है। तो हमें तरीके ढूंढने पड़ेंगे, रचनात्मक तरीके ढूंढने पड़ेंगे, उन लोगों का दिल जीतना पड़ेगा। हम जो अच्छा कर रहे हैं वो उनके सामने रिजल्ट दिखाने पड़ेंगे। और फिर भी ऐसे लोग होते हैं, इतने अहंकारी लोग होते हैं कि वो भला अच्छा वो भी अच्छा नहीं देख सकते, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो हमें उन सबको स्वीकारते हुए अपने कार्य को चालू रखना है। और बच्चा हमारे लिए प्रायोरिटी है, तो वो बच्चा सही सीखे, इसके लिए फिर हमें और सारे तरीके ढूंढने हैं। क्योंकि आप जहां पे भी जाएंगे, एक जैसे आप जैसे लोग आपको नहीं मिलने वाले हैं, ये आप लिख लीजिए। सभी व्यक्ति पूरी दुनिया में यूनिक है, सबकी अपनी एक आचरण का तरीका है। बट आप ये हमेशा याद रखिए कि परवरिश जैसी उसकी हुई होगी, वैसा ही ज्यादा उसके आचरण के ऊपर प्रभाव होगा। तो बचपन में उसको जिस तरह से परवरिश मिली है, चाहे वो नैतिक रूप से हो या अनैतिक रूप से हो, मार झूठ कर उसको बड़ा किया गया हो या प्रेम भाव से बड़ा किया हो, तो उसका जो अभी का जो वर्तन है, उसका कारण उसकी परवरिश है। तो आप अभी उनकी परवरिश के ऊपर तो कुछ काम नहीं कर सकते, बट उनके साथ संबंध अच्छे से बना के उनके सामने ये बात अच्छे से रख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, समय लग सकता है, बट आप कर सकते हैं ये प्रयोग। पल्लवी जी, क्या मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे पाया? सर बहुत अच्छे से। बढ़िया, सर ठीक है। तो आप सर की कभी कभी ऐसी चीजें देखते ना सर तो बहुत गुस्सा आ जाता, कंट्रोल नहीं होता कि मतलब वो लोग बहुत गलत कर रहे, और फिर सर अपन गलत का विरोध करो तो फिर सर नुकसान भी हमारा ही होता सर। सही है। जैसे हम सोचते कि हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करें, लेकिन सर कभी कभी अच्छे करने में हमारा खुद का लॉस हो जाता। यानी बड़े लोगों से जब बात करते हैं ना, जिनके साथ लंबे समय से बात करना है, तो हमें उनके आचरण को देखते हुए उनकी परवरिश के बारे में सोचना है कि कैसे माहौल में इनकी परवरिश हुई है। वो ऐसा कर रहे हैं, आज मैं जो कर रहा हूं तो मैंने ये कल नहीं सीखा, ये बचपन में मैंने मेरे अंदर बोया गया है, वो प्रोडक्ट मैं आज बना, ठीक है ना। तो ये हमेशा याद रखना है। जैसे फल, पेड़ बड़ा हो जाता है और फल देता है, तो बचपन में उसको जैसे सींचा गया है उस तरह से वो फल देगा। बट कई पेड़ सूखे भी होते हैं क्योंकि उसका
उसकी अच्छे से वो नहीं की गई, केयर नहीं की गई। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना कि वो आज जो व्यवहार कर रहे हैं वो आज की बात नहीं है, ये इनका बचपन है जो आज बोल रहा है। ठीक है, तो हम उनके ऊपर करुणा रख सकते हैं, अच्छे से संबंध बना के रखे, क्योंकि काम भी साथ में करना है, तो हम तरीके ढूंढे रचनात्मक। ठीक है, और उनमें जो अच्छी बातें हैं उनको हम बताएं कि मुझे आपकी ये बातें बहुत अच्छी लगती, और देख हम उनका दिल जीत सकते हैं, विश्वास जीत सकते हैं। ठीक है, फरियाद तो सब लोग करते हैं, फरियाद से आज तक कोई बदला है क्या? कोई नहीं बदलता है, उल्टा फरियाद से तो दुश्मन ज्यादा होते हैं फरियाद करने से। ठीक है ना, उनमें जो अच्छा है ना, जिसके प्रति आपको फरियाद है, उनमें जो अच्छा है ना, वो अच्छाई उनके सामने और सभी के सामने बताओ, उनकी तारीफ करो। देखिए धीरे धीरे वो बदलने लगेंगे। ठीक है, यही तरीका होता है। चलिए, ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। और अच्छे संस्कारों का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये हमने ऑलरेडी बात कर लिया कि संस्कारवान व्यक्ति परिवार एवं समाज में आदर पाता है, संस्कारवान व्यक्ति जहां भी जाता है सम्मानित होता है, संस्कारवान व्यक्ति प्रत्येक जगह एवं सभा की शोभा होता है, संस्कारवान व्यक्ति समाज के विकास में सतत भागीदारी निभाते हैं, संस्कारवान व्यक्ति की सोच सदैव सकारात्मक एवं प्रगतिशील होती है, संस्कारवान व्यक्ति सदैव रचनात्मक कार्यों को करते हैं एवं उन्हें बढ़ावा देते हैं। अब आप देख लीजिए, मैं किसी पक्ष में जुड़ा हुआ नहीं हूँ, बट हमारे जो प्रधानमंत्री है उनके जो संस्कार है, अब मान लीजिए कि फ्रांस या कोई और देश में भी जब रास्ते पे चलते लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है, तो उनको हमारे देश के साथ कोई सीधा जुड़ान नहीं है, बट फिर भी वो मोदी जी की तारीफ करते हैं। तो उनके पास ये बातें कैसे पहुंचती है? तो ये पूरी दुनिया, यानी जो संस्कारवान व्यक्ति होता है, आपके स्कूल परिषद में भी ऐसे जो लोग रहेंगे, आपके गांव में जो लोग होंगे, उनकी बातें भी सब लोग करते रहेंगे, चाहे उनको पता हो कि नहीं हो, बट उनके संस्कार बोलते हैं। तो ये एक अच्छी बात होती है कि संस्कारवान व्यक्ति को है ना, हर जगह एक्सेप्टेंस मिलता है, हर जगह उनको आदर मिलता है, सम्मान मिलता है और उनका स्वागत किया जाता है। तो हमें भी ऐसे बच्चे, देखो ये तभी होता है जब बचपन अच्छा हो, बचपन में इसको अच्छे से बोया गया हो। चलिए, बढ़िया। और बुरे संस्कारों का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बुरे संस्कार के प्रभाव से मनस्वी पुरुष भी अच्छे कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। इनमें बंधे रहने के कारण वह चाहकर भी अच्छा कार्य नहीं कर पाते। अहंकारी मनुष्य होता है जिसमें अहम बहुत होता है, अच्छा यह है, बट अहंकार इतना है ना कि वो कुछ भी नहीं कर पाता है। जैसे कि हम रावण की बात करें तो ऐसा कह सकते हैं कि रावण को इतना ज्ञान था, बहुत सारे ऋषि मुनियों से भी ज्यादा ज्ञान था, बट सबसे खराब चीज थी वो उनका अहंकार था, जिसके कारण उनको हम राक्षस की तरह देखते हैं। कुसंस्कार के कारण व्यक्ति अनेक व्यसन सीख जाता है, जिनका प्रभाव उसके जीवन पर बहुत बुरा पड़ता है, उसके लिए प्रगति के मार्ग अवरुद्ध होते हैं, है ना। तो संस्कारों का पढ़ने में भी हमारे संगत कैसी है उसका भी एक असर होता है। हमारी संगत अच्छी है तो अच्छे लोग मिलेंगे तो अच्छी बातें करेंगे, आगे बढ़ेंगे। गलत आदतों वाले लोगों से मिलेंगे तो गलत आदतें पड़ेगी और वो हमें नुकसान करेगी। उसका मस्तिष्क अच्छे बुरे का भेद करने में असमर्थ होता है। जो संस्कारवान नहीं है उसको सब चलता है, ऐसा रहता है ना, और बुरे के प्रति उसका लगाव ज्यादा होता है। अनुशासनहीनता होती है ना, कोई कुछ अनुशासन में होता नहीं है। हम मूवीज में देखते हैं ना, भाई लोग कहते हैं ये भाई है इस बस्ती का, तो ये सब इस तरह के लोग होते हैं। उनका बचपन इतना खराब होता है ना कि जिसके कारण वो ऐसे बन गए होते हैं। वो ऐसा बनना नहीं चाहते थे, बट बचपन ऐसा मिला है, परवरिश ऐसी हुई है, माहौल ऐसा मिला है कि ऐसे कुसंस्कार उन लोगों में आ गए। गलत दृष्टिकोण रखने के कारण ऐसे व्यक्ति का पतन के गर्त में गिर जाता है और पूरी समाज के लिए, देश के लिए वो एक क्या है, एक जिम्मेदारी बन जाता है, लायबिलिटी बन जाता है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो गुंडे हैं, मवाली है, जो गलत कार्य करते हैं, वो पूरे देश के लिए लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है, क्योंकि उनकी परवरिश अच्छे से नहीं हुई, इसलिए आज वो लायबिलिटी बन गए। तो हमारे क्लास में जितने भी बच्चे आते हैं उनको इंश्योर करना है कि ये हमारे देश की जिम्मेदारी ना बने, ये हमारे देश की एसेट बने, ठीक है, ये मिल्कत बने। तो ये काम शिक्षक का है, जिम्मेदारी बने। मतलब मान लीजिए कि हमारा शिक्षक कार्य पूरा फेल हो गया है ना, तो एसेट बनता है तो अच्छी बात है, क्योंकि अच्छी शिक्षा मिली है। और पूरे विश्व में जितने भी देश प्रगति कर पाए हैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ पाए, उसका कारण ये है कि वहां के उनके अच्छे शिक्षक, उन शिक्षकों ने इस तरह से बच्चों को तैयार किया है कि वो बच्चे आज देश की एसेट बन गए, वो जिम्मेदारी नहीं बने। ये हमें सोचना रहेगा, हर एक शिक्षक के अंदर ये बात होती ही है। चाणक्य जी कहते हैं ना कि निर्माण और पतन वो शिक्षक के हाथ में होता है
है ना। तो एक शिक्षक ही बच्चों का निर्माण कर सकता है या शिक्षक ही पतन कर सकता है, तो इसके ऊपर हमें सोचना है। चलिए, एक कहानी है, तो कहानी को मैं आपके लिए कहता हूं, बट उस कहानी कहूं उससे पहले मैं रागिनी जी को बात रखने का अवसर देता हूं। रागिनी जी, आप अपनी बात रखिए, आप बहुत अच्छी बात एक हमारे शिक्षक मित्रों के साथ शेयर करना चाहती हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं आज आपको नैतिक शिक्षा के बारे में बताने। नैतिक शिक्षा क्या है, जो हमारे जीवन में उपयोगी होती है, जो हमें संस्कारवान बनाती है। तो नैतिक शिक्षा के कई तत्व होते हैं, कई अंग होते हैं, जैसे सत्य बोलना, ईमानदारी से कार्य करना, संवेदनशीलता, बिना सहायता करना। तो उसमें एक तत्व होता है क्षमाशीलता। तो हमारे अंदर जो क्षमा भाव होता है वो किस तरह होना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगी। तो हमारे भगवान बुद्ध थे, तो भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम सौरीपुत्र था। सौरीपुत्र एक बहुत ही सहज तथा सरल स्वभाव के थे, वो बहुत ही गुणवान थे। तो उनके गुणों की चर्चा सर्वत्र होती थी, चारों तरफ होती थी। तो एक बार सौरीपुत्र भिक्षा मांगने गए, तो उनके साथ और ब्राह्मण भी गए, तो उनके गुणों की चर्चा दूसरे ब्राह्मण कर रहे थे। तो सौरीपुत्र की चर्चा हो रही थी, तो उनमें से एक ब्राह्मण को पता नहीं क्या हुआ, अचानक से उसने सोचा सौरीपुत्र की परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने सौरीपुत्र को पीछे से धक्का मार दिया। तो सौरीपुत्र ने कुछ नहीं कहा, वो अपने आगे बढ़ते रहे, सरल स्वभाव से चलते रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी दूर चलते चलते वो ब्राह्मण था ना जो, उसको अपने आप में लगा कि ये मैंने क्या किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने आगे बढ़कर सौरीपुत्र से बोला कि मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। तो सौरीपुत्र ने कहा किस लिए, क्या किया आपने? तो उन्होंने कहा मैंने आपको पीछे से धक्का दिया था। तो सौरीपुत्र ने कहा कुछ नहीं, जो हुआ तो हुआ, मैंने आपसे नाराज नहीं हूँ, आप कुछ नहीं है, आप बुरा मत मानिए, कुछ नहीं हुआ। तो उस पर ब्राह्मण को जब सौरीपुत्र ने इस तरह बोला तो उसे अजीब लगा ब्राह्मण को कि मैंने इतनी बड़ी गलती की, तब भी सौरीपुत्र ने मुझसे कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है सौरीपुत्र जी, अगर आप मुझसे नाराज नहीं है तो कल आप मेरे यहाँ दावत के लिए आए, भोजन करने आए। तो सौरीपुत्र ने कहा ठीक है, मैं आपके यहाँ भोजन करने के लिए आऊंगा। तो सौरीपुत्र उनके यहाँ वो दूसरे दिन भोजन करने के लिए गया। तो फिर क्या हुआ, तो जो उस ब्राह्मण ने किया था, धक्का दिया था सौरीपुत्र, तो इसकी चर्चा पूरे गांव में हो गई। तो जो लोग सौरीपुत्र को अच्छा समझते थे, तो वो उन लोगों को बहुत बुरा लगा, और वो आगे बढ़ के आए कि उस ब्राह्मण को सबक सिखाएंगे, उससे कहेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो सौरीपुत्र को इसकी जानकारी लग गई, तो उन्होंने जो भिक्षु पात्र होता है अपना, वो उस ब्राह्मण को देते हुए कहा कि आप मेरे साथ चलिए। तो ब्राह्मण उसके साथ चलने लगा। थोड़ी दूर जाते ही गांव वाले सभी इकट्ठे हुए। तो सौरीपुत्र को से बोली कि आपने अपना भिक्षुपात्र इस ब्राह्मण को क्यों दिया? उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा कल आपके साथ इन्होंने इतना गलत व्यवहार किया था, तो आपको ऐसा इनको क्यों दिया? हमें इसको सबक सिखाना है, उसको दंड देना है। झगड़ा करने लगे। तो सौरीपुत्र ने क्या पता है क्या कहा? उन्होंने कहा जब मैंने इसे माफ कर दिया है तो आप लोग भी इसको माफ कर दीजिए, जिससे कि नाराजगी से तो कुछ मिलना नहीं है, और हमें क्षमावान होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, क्योंकि क्षमा पवित्रता का प्रवाह होता है। क्षमा मांगने से अहंकार ढलता है और गलता है। क्षमा सृजन का सम्मान है, क्षमा नफरत का निदान है, क्षमा शीलवान का शस्त्र है, प्रेम का परिधान है, क्षमा विश्वास का विधान है। तो सौरीपुत्र की ये बात सुनकर गांव वाले प्रसन्न हुए और उन्होंने उस ब्राह्मण को माफ कर दिया। तो हमें भी अपने जीवन में क्षमाशीलता को लाना चाहिए, जिससे कि दूसरों का भी हित हो और हमारे भी हित हो, जिससे हम अपने आप को अच्छा सोच सके, अच्छा कर सके। तो कहते भी है ना कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद, कह रहीम हरि का घटो जो भृगुमारी लाद। तो बड़ों को शोभा देता है क्षमा करना। छोटे बच्चे तो शैतानी करते ही, उनका काम ही होता है, लेकिन हमें उन्हें क्षमा कर देना चाहिए और उनसे कोई गिला शिकवा या कोई भी नाराजगी नहीं रखनी चाहिए। जय जिनेंद्र सभी को। आपको इस कहानी से क्या प्रेरणा मिली? कैसी लगी आप सभी को कहानी?
शौर्यपुत्र की आप जरूर चैट बॉक्स में लिखिए। बहुत अच्छी कहानी बताई रागिनी जी आपने। और बुद्ध भगवान की तो इतनी सारी ऐसी कहानियां हैं, महावीर भगवान की भी ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं कि जिसमें हम ये बातें बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा, चलिए बढ़िया, धन्यवाद। तो हम देख सकते हैं ना कि जब कोई कहानी कहता है तो इवन हम बड़े से बड़े व्यक्ति भी अच्छे से उसको सुनने लगते हैं, क्योंकि कहानी क्या होती है वो हमें कल्पनाओं में ले जाती है, हमारी कल्पनाशीलता को फैलाती है। हम अपनी कल्पनाओं में वो सारी बातों को होते हुए देखते हैं और उससे हम सीखते हैं। और बच्चों के ऊपर यानी कहानी का सबसे जो बेस्ट जो माध्यम है, मतलब वो है बच्चों की कल्पनाशीलता को खिलाता है। मतलब बच्चों को आपने जैसे ही कहानी कहना शुरू किया ना, वो तुरंत अपने ख्यालों में खो जाएंगे, कल्पना विश्व में खो जाएंगे, और उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये कहानी को वो होते हुए देख रहे हैं, और फिर वो उससे बहुत कुछ सीखते हैं और अपने में भी वो आदत में डालते हैं। मतलब वो घर पे कोई कार्य भी करने जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अरे वो कहानी ने तो ऐसा कहा था, अरे ये तो गलत है, मैं ठीक। तो ये बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से कहानी बताई। यहाँ पे भी एक कहानी है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि अपने खेत के लिए चलिए अपने खेत के लिए पानी के स्रोत की तलाश कर रहे किसान ने अपने पड़ोसी से एक कुआं खरीदा, और पड़ोसी हालांकि बहुत चालाक था और किसान को कुएं से पानी लेने से मना कर दिया। कुआं खरीद लिया बट कुएं से पानी लेने से मना कर दिया। यह पूछने पर कि ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने तुम्हारे लिए कुआं बेचा है, मैंने उसका पानी नहीं बेचा है। और वो चला गया। किसान तो बेचारा व्याकुल हो गया, अरे मैंने कुआं खरीद लिया और उसके पानी के ऊपर मेरा हक नहीं है, मैं क्या करूं। और वो तेनालीरामा के पास अपने समाधान के लिए गया, और तेनालीरामा को उसने अपनी सारी बात बताई। तेनालीरामा ने राजा को बताया, और राजा ने किसान और उसके पड़ोसी को बुलाया और पूछा कि आदमी किसान को कुएं से पानी लेने क्यों नहीं दे रहा है। तो चालाक जो आदमी था उसने फिर से बात कही, मैंने पानी नहीं बल्कि कुआं बेचा, इसलिए वह मेरा पानी नहीं ले सकता। अब राजा के सामने भी ये बात आ गई, तो सभा में सब लोग हाजिर थे, राजा भी हाजिर था और सब लोग सुन रहे थे। तो तेनालीरामा ने उस समय जवाब दिया कि वह सब मुझे ठीक लगता है, आप जैसा सोच रहे हो वैसा बरोबर है, लेकिन अगर आपने कुआं बेचा है और पानी आपका है तो आपके पास अपने कुएं में पानी रखने का कोई अधिकार नहीं है। पानी निकाले या तुरंत पूरे पानी का उपयोग करें, अन्यथा कुएं में पानी रखने के लिए आप कुएं के मालिक को किराया देना आरंभ करें। तेनालीरामा की जैसे ही ये बात सुनी, वो जो चालाक आदमी था वो हिलने डुलने लगा, अरे रे रे रे, ये तो मैं फंस गया। अब मैंने कुआं बेच दिया है बट पानी अंदर रखने के लिए मुझे ही किराया देना पड़ेगा, या तो फिर ये पानी खाली हो जाएगा। तो उस व्यक्ति को जैसे ही तेनालीरामा ने अपनी बुद्धिमत्ता से इसका न्याय किया, तो उस व्यक्ति ने अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अपने पड़ोसी की क्षमा मांगी और कुएं का पूरा अधिकार दे दिया। चलिए, आप लोगों को क्या समझ में आया इससे, बताइए। कहानी सुनी ना सब लोगों ने, चैट बॉक्स में बताइए। हाँ, ज्यादा चालाकी हम पर भारी पड़ जाती है। बढ़िया शालिनी जी, बहुत अच्छा है ना। तो न्याय की दृष्टि से हमें देखना पड़ेगा, है ना। हम चाहे जितने बुद्धि वाले हो सकते हैं, इंटेलेक्ट हमारा बहुत तेज हो, बट हर जगह इंटेलेक्ट काम नहीं आता है ना, और वो कहीं ना कहीं गलत हो ही जाता है। बुद्धि से कार्य करे, सप्रमाण बुद्धि से कार्य करे, समान बुद्धि से कार्य करे। ज्यादा होशियारी इंसान को डूब ले जाती है। ठीक है पल्लवी, चलिए बढ़िया। तो मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों से वापस शेयर करता हूं।
और किसी का हक नहीं लेना चाहिए। सही बात है। तो ये कहानी थी कि धोखे से किसी को कुछ नहीं मिलेगा, यदि कोई किसी को धोखा देता है तो वह इसका फल जल्दी भुगतता है ना। तो बच्चों को जब ये कहानी कहते हैं, कितने एक्शन के साथ, कितने भाव के साथ, कितने इमोशंस के साथ, हमारे टॉन के साथ जब कहते हैं, बच्चे क्या है उसको पकड़ लेते हैं और उससे वो बहुत कुछ सीखते हैं। तो शिक्षक एक अच्छा आर्टिस्ट होना चाहिए, कलाकार होना चाहिए, एक्टर होना चाहिए। शिक्षक को अच्छे से एक्टिंग करनी आनी चाहिए। प्रियंका जी आप म्यूट कर ले अपने आप को। अच्छे से एक्टिंग करनी आनी चाहिए। चलिए बढ़िया। तो हम आगे बढ़ते हैं और इस सप्ताह का नियत कार्य मैं आपको देता हूं। हमने 2 कहानियां सुनी, एक रागिनी जी से सुनी, एक मैंने बताई। अब आप सभी को अगले सप्ताह, मतलब 7 दिन है, तो 7 दिन में कम से कम 3 कहानियां आपको लिखनी है और वो स्वयं अपनी कल्पनाशीलता का उपयोग करके लिखनी है। ये आपका नियत कार्य रहेगा। फिर हो सके तो वो अब क्लास भी चालू हो गए हैं, अगर नहीं हुए तो अपने आसपास के परिवार के बच्चों को वो कहानी सुनानी है ना। मैं देखिए कहानी तो ऑलरेडी बहुत सारी मौजूद है ही, आप उसका उपयोग तो कर ही सकते हैं, बट मैं चाहता हूं कि आप रचनात्मक तरीके से अपनी कहानी बनाए और वो बच्चों को सुनाए। बच्चों को सुनानी है, ठीक है, और अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके ग्रुप में भी उसको साझा करनी है। ठीक है, ये 3 कार्य आपको करने हैं। और आपको कैसे करना है, तो जैसे बच्चों को कहानी कहते हैं ना, उस तरह से आपको आवाज रिकॉर्ड करके बतानी है कि बच्चों को कैसे कहानी कहते हैं। उसी तरह से आप ऐसा ही मान लीजिए कि सामने बच्चे बैठे हैं और कहानी कह रहे हैं, ठीक है। तो आप वीडियो भी बना सकते हैं या ऑडियो बना सकते हैं, ये 2 में से एक करना है। तो ये आप सभी का नियत कार्य रहेगा। क्या मैं अपेक्षा रखूं कि आप लोग इसको अच्छे से करेंगे और ये आपका जिंदगी का एक बेहतरीन अनुभव होगा। हमने बचपन में बहुत सारी कहानियां कही सुनी है, अब ये हमें कहानियां कहनी है और एक अलग तरीके से कहनी। चलिए मैं सभी के चैट बॉक्स में रिप्लाई देख पा रहा हूं। ओके, सभी तैयार है? अनु जी, मीनाक्षी जी, प्रिया जी, श्वेता जी, हेमंत जी। चलिए बढ़िया, सब लोगों ने आंसर दे दिया। रूबी जी, संजय जी, ओके, माधुरी जी भी आ गई है, ओके, अक्षय जी भी आ गए हैं, शालिनी जी भी आ गई है, बढ़िया। चलिए तो ये आपको करना है और परिवार के बच्चों को तो पहले ही आपने जो भी कहानी लिखी है ना वो सुनानी है, ठीक है। फिर क्लास में बच्चों को भी सुनाए और उनको कैसी कहानी लगी वो प्रतिभाव, यानी बच्चों को जब कहानी सुनाए तो उनको कैसा लगा वो आपको ग्रुप में जरूर शेयर करना है, ठीक है। रिमी जी, शिल्पा जी, सब लोग। तो देखो आपके बच्चे आपको जिस तरह से प्रतिभाव देंगे ना वो बेस्ट होगा और आपको पता चलेगा कि आपने किस तरह से बच्चों को कहानी कही है। और उसमें हमने जो 6 मूल्य तय किए थे वो मूल्यों के आधार पे भी आप कहानी बना सकते हैं, उसके अलावा भी अलग मूल्यों के ऊपर भी आप कहानी बना सकते हैं। मैं दोनों स्लाइड जो है वो अपने ग्रुप में रख दूंगा। बहुत अच्छा, चलिए बढ़िया। तो सब लोग तैयार है, अभी हम चलते हैं आज के सवाल के ऊपर। भाई आप में से किसी भी मित्र को कुछ सवाल है तो वो हमें पूछ सकते हैं, हैंड रेज करें। जो भी सवाल है आज के सत्र को लेके। हाँ मीनाक्षी जी बताइए। सर जैसे पल्लवी जी ने क्वेश्चन किया था, मोस्टली आंसर तो मुझे मिल ही चुके थे। तो क्या ये चीजें जैसे अपने हाथ में कुछ नहीं रहता है जब, तो क्या वो चीज समय पे छोड़ी जा सकती हैं? हाँ देखिए, किसी और का स्वभाव बदलने का हम कभी प्रयास नहीं, मतलब हम कभी उसमें सफल नहीं हो सकते। मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, दूसरे को तो मैं अपने आचरण के द्वारा ही नियमित रूप से कार्य करते हुए बदलने के लिए प्रेरित कर सकता हूँ, बट मैं कहूंगा कि तुमको बदलना है वैसा कभी नहीं। मैं उससे जिस तरह का आचरण की अपेक्षा रखता हूँ वो आचरण बार बार उसके सामने दोहराऊंगा दोहराऊंगा दोहराऊंगा, उससे शायद वो प्रेरित हो जाए और बदलने के लिए तैयार हो जाए, बट इसकी गारंटी नहीं है कि वो बदलेगा ही, ठीक है। तो हमें अपने कार्य को करते रहना है और उससे जैसी अपेक्षा है वैसा आचरण उसके साथ करते रहे।
सर क्या होता है कई बार, जैसे अपना नेचर तो अच्छा है, सबके साथ सामने वाले का भी ठीक है, बट जैसे किसी को जेलेसी वाली चीजें होती है, जो टाइम से काम नहीं करते तो कोई बोलता नहीं है कि आपने टाइम से नहीं किया, बट किसी का नाम यदि बोला जाता है कि ये टाइम से कंटिन्यू वर्क प्रॉपर रहता है इनका, तो उन चीजों से धीरे धीरे जो जेलेसी आ जाती है, तो वो बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं हार्ड हो जाती है, तो उसकी वजह से नेचर चेंज हो जाता है। तो यदि अपन चाहें भी वो चीज ठीक करने की नहीं होती है, तो बहुत ज्यादा क्रिएशन और ज्यादा हो जाता है, तो वो कंडीशन में मैं पूछा था कि समय पे छोड़ दें तो। हाँ, देखिए ऐसा ही समय पे ही छोड़ना पड़ता है। और दूसरा कि हम उसको जिस स्वरूप में हम कुछ उसको सिखाना चाहते हैं, या फिर हमें लगता है कि ये सीख सकती है और ये एक अच्छा व्यवहार है, तो हम अपने व्यवहार से ही उसको सिखा सकते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया कि ये दुर्गुण उनमें है, ठीक है, तो ये दुर्गुण के ऊपर हम बात नहीं करेंगे कि आप में ये खराबी है, ठीक है, पर हम अब मान लीजिए कि वो व्यक्ति मैं ही हूं, तो मैं उस समय किस तरह से व्यवहार करूंगी, वो उनको बताए बगैर व्यवहार करना है, उनके ध्यान में आ जाएगा तो वो उसके ऊपर कार्य करना शुरू करेंगे। या फिर आपके बहुत अच्छे संबंध है उनके साथ, वो आपसे हमेशा सलाह लेने आती है या आता है, ठीक है, तो उस समय आप उसको उसकी अनुमति लेकर बात करें कि मुझे हमारी बात करनी है, क्या ये समय उचित है, और हो सकता है कि मैं तुम्हें जो बात बताऊं वो तुमको बहुत बुरी लग सकती है, तो क्या तुम उसको स्वीकार करोगे, और ये बात सुन के तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई पूर्वाग्रह बन जाएगा, ऐसा मैं नहीं चाहता। तो उसकी अनुमति लेके उसकी तैयारी है, और ये कार्य तभी हो सकता है मीनाक्षी जी जब आपके संबंध उनके साथ ज्यादा गहरे हैं और वो सीखने के लिए तैयार है ना। नहीं तो डायरेक्ट आप करने ऐसे जाओगे तो ये तो है ना मिसाइल है, और वो कहीं पे भी नुकसान कर सकती है, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति का अहम उससे टकरा जाता है जब ये बात आप करते हैं ना, उसका जो ईगो है वो बहुत परेशान हो जाता है अंदर से, है ना। तो ये बहुत नाजुक बात है, तो उसको आप बहुत सलीके से समझते हुए अपनी सेंस से अपने विजडम से, है ना, करें, ठीक है। जवाब दे पाया मैं? जी जी, बहुत अच्छा सर जी पूछ धन्यवाद सर। और किसी को कुछ सवाल है? हाँ सर, हम पल्लवी। हाँ पल्लवी जी। सर जैसे आप बता रहे ना कि अहम या ईगो, तो सर सामने वाले का अहम भी तो कभी कभी बहुत परेशान करता सर अपन को। सर जैसे वो इस चीज को नहीं समझ रहा है, और सर वो सीनियर है वो, सर उनका जो ईगो है वो उन्हें सर झुकने नहीं दे रहा सर, तो फिर तब तो प्रॉब्लम होती सर अपन लोगों को। सही कह रहा हूँ मैं, मतलब सही बात कह रहे हैं आप। अब सीनियर है और वो है ना, तो उसमें ऐसा होता है कि हमारा एक्सप्लॉइटेशन भी होता है। हम अच्छा करना चाहते हैं बट हमें जगह नहीं मिलती है, और वो चाहता नहीं है कि हम आगे बढ़े, ये सब होता है। और उस परिस्थिति में हमें विवेक से काम लेना है, और जब तक हमारे पास कोई दूसरी व्यवस्था तैयार नहीं होती है तब तक तो करना ही पड़ेगा। उसमें क्या होता है, या तो फाइट करो या फ्लाइट करो, ठीक है ना, दो में से एक होता है। फाइट करेंगे तो आपको नुकसान ज्यादा होगा, दूसरा ऑप्शन है फ्लाइट करना है। तो फ्लाइट कब करना है, जब आपकी दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था तैयार हो जाए तो आप वहां से निकल जाए, है ना। पूरी जिंदगी उसके हाथ में रहते हुए काम करना है, ऐसा आपने मन बना लिया है, तो फिर आप अपने आप को समाधानित करते हुए अपने ही एरिया में काम करें, ताकि उसका ईगो बार बार हर्ट ना हो, अगर ये आपको अपने लिए मंजूर है तो। हो रहा है क्लियर? देखो उनको मतलब हमारे जो सीनियर है जो बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है, वो जगह छोड़ के जाएंगे तभी हम फिर स्वतंत्र होंगे, या तो वो उनकी बदली हो जाए, ठीक है, या फिर हमने नया करियर शुरू किया है, तो हमें देखना पड़ेगा कि इनकी यात्रा कितनी चलने वाली है और हमारी यात्रा कितनी रहने वाली है, तो उसके हिसाब से हमें अभी से रास्ते तैयार करने पड़ेंगे, वैकल्पिक व्यवस्थाओं के बारे में सोचना पड़ेगा। और ऐसे कई सारे अच्छे लोग होते हैं, वो ऐसी गंदी लीडरशिप के कारण अपनी क्षमताओं को बर्बाद कर देते हैं, और दुनिया में अच्छा देने की उनकी हिम्मत यानी उनका संभावना होती है बट वो दे नहीं पाते क्योंकि ऊपर लीडरशिप ही इतनी गंदी है, ठीक है ना। तो ये इसके लिए पल्लवी जी हमें ही खुद सोचना पड़ता है, हमारा लक्ष्य जो है उसके लिए हमें रास्ते बनाने पड़ते हैं, ठीक है। दे पाया जवाब?
मतलब सब खुद ही कोऑपरेट करो। देखिए वही है, जब तक आप समाधान करना पड़ेगा आपको, जब तक आपके पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती है। तो वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में आज से ही सोचना शुरू कर दें, नहीं तो पूरी जिंदगी वो जब तक रिटायर नहीं होंगे तब तक आपको ऐसे ही कार्य करना पड़ेगा। बिल्कुल है ना। और या तो फिर उनसे ऐसे संबंध बनाए कि अगले 3-4-5 साल में वो ऐसा समझने लगे कि नहीं पल्लवी जी सही कह रही है, मुझे उनका मानना चाहिए। तो धीरे धीरे फिर आप लोगों में थोड़ा सा घुलमिल हो जाए, मतलब संबंध अच्छे हो जाए, तो फिर वो आपकी बात भी सुन सकते हैं। बट ये बहुत धैर्य की बात है, इसमें बहुत सारे प्रयोग करने पड़ते हैं, ठीक है ना। जीवन में इतना आसान नहीं होता है, सरकारी कामकाज इतना सरल कभी नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। उसमें ईगो का सबसे ज्यादा वो रहता है, पद का बहुत प्रॉब्लम होता है। चलिए शालिनी जी के पास चलते हैं। शालिनी जी पूछिए। सर मेरी भी यही प्रॉब्लम है कि मतलब जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि जॉब नहीं है, तो जैसे कुछ भी काम होता तो थोड़ा हड़बड़ाहट में या थोड़ी नई जॉब के कारण छोटी छोटी ऐसी गलती हो जाती जो काम मैंने पिछले बहुत अच्छे किए हैं या उस समय गलतियां नहीं हुई, लेकिन अभी थोड़ी हड़बड़ाहट में छोटी छोटी कुछ गलतियां हो रही हैं, जिससे जो मेरी हेड है वो मतलब मुझसे थोड़ी मतलब इम्प्रेस नहीं हो पा रही है। और उनके माइंड में हमेशा एक ही चीज रहती है, मैं हेड हूँ, मैं हेड हूँ, मेरी सुनो, मैं हेड हूँ। हाँ, तो उनके उनका ईगो को जो सेटिंग। हेड वाला हाँ। ईगो है सर, वो कहीं ना कहीं रुकावट है मेरे कामों में। नहीं नहीं, देखिए ऐसा हर जगह होता है। तो जो हमारे हेड है उनकी जो अच्छी आदतें हैं, अच्छी बातें हैं, उनकी आपको प्रशंसा करनी है कि मुझे आपसे ये सीखने को मिल रहा है, आप में ये बहुत अच्छी बात है और मुझे ये आपसे सीखने को मिल रहा है। जैसे जैसे आप उनकी सही में अच्छी बातों की सही रूप में प्रशंसा करना शुरू करोगी, तो फिर वो भी आपके अंदर जो अच्छा है ना वो देख पाने के लिए तैयार होंगे, ठीक है। और फिर आपके संबंध जो है वो बॉस वाले नहीं रहेंगे और वो अच्छाइयों वाले बन जाएंगे। बट इसमें समय लगेगा, है ना। अभी क्या है कि आपको उनकी जो नकारात्मकता है वो ही ध्यान में आ रही है और आप उसी को देख रहे हैं कि वो मेरे से बता रही है कि मैं हेड हूँ, हेड हूँ। तो उनकी ईगो, इनका जो ईगो है ना, वो हेड क्यों बने हैं उन कारणों की आप तारीफ कीजिए कि आप हेड इसलिए बने हैं क्योंकि आप अच्छे से जिम्मेदारी निभाती है, आप समय पे आ जाती है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आपसे ये सीखती हूँ। आप बाकी लोगों से अच्छे से बात करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपसे ये सीख रही हूँ। तो उनकी जो सही में अच्छाई है उनकी आप उनके सामने तारीफ करो, उनसे सीखो। आप संबंध को जेल करो पहले, है ना। अभी आप क्या है कि आप अच्छा करना चाहती है, आपकी नई नई जॉब है, तो आपको उनका विश्वास जीतना पड़ेगा ना, यस और नो। तो उनका विश्वास जीतने के लिए वो जैसा चाहती है, मतलब आप अपना कार्य तो अच्छे करने से करके दे और उसमें विशेष रूप से कुछ और ऐड कर सकते हैं तो करिए जिससे वो खुश हो। और यस सर, इम्प्रेस करना भी थोड़ा सा ज्यादा मतलब जरूरी है उनको। देखिए इंप्रेस नहीं करना है, मैं वही कहता हूँ, जो सही है वो कीजिए ना। काम का जो सही तरीका है करने का वो कीजिए, वो अपने आप इंप्रेस हो जाएंगे। आप समय से काम करें, जैसा चाहते हैं वैसा काम करें, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके दे तो वो और खुश होंगे, तो इंप्रेस यस होंगे। सर। आपका फोकस इंप्रेस करने पर नहीं होना चाहिए, आपका फोकस आप अपने कार्य को कैसे अच्छे से करें उसके ऊपर होना चाहिए। जी सर। ठीक है। इंप्रेस जी कैसे सर। होगा व्यक्ति, इंप्रेस काम से ही होगा ना। जी सर, तो क्या है थोड़ी हड़बड़ाहट में मतलब मुझे अपने आप में एहसास हो रहा है कि थोड़ी हड़बड़ाहट में गलतियां ज्यादा हो रही, जहां नहीं भी होनी चाहिए वहां हो रही है सबसे स्पष्ट। मतलब ऐसी कोई नई गलती तो नहीं हो रही है, लेकिन जो कार्य मैं कर चुकी हूँ उन्हीं कार्य में थोड़ी हड़बड़ाहट में गलतियां समझ में आ रही मुझे भी। हाँ ठीक है शालिनी जी, इस सवाल को चालू रखते हैं। कई लोग क्या है 9 बजे के कारण निकल गए हैं, तो हम पहले प्रार्थना कर लेते हैं, फिर जिसको जो सवाल है उसके लिए वो रुके, बाकी सब लोग जा सकते हैं। तो नीरज जी प्रार्थना के लिए आप इनवाइट कीजिए। जी सर। जी प्रफुल्ल जी तो आवश्यक काम के चलते लेफ्ट हो गए थे। ओके। जी मैं अपने ही सत्र में उपस्थित आयुषी जैन सागर आपसे अनुरोध करूंगा कि आप महावीर वंदना का वाचन करेंगे।
एक मिनट। ओके जजमेंट सभी को। रुकिएगा रुकिएगा आयुषी जी, आयुषी जी जी सर। रुकिएगा। ओके जी, ये प्रार्थना करनी है। ये है मेरी भावना सर। सवाल। ओके सर। जी सर। पहले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, बन कर सब युग वीर हृदय से तीरथ रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, सब दुख संकट सहा करे। बोले महावीर भगवान की जय। जय। नमस्ते। तो शालिनी जी, इम्प्रेस करने के लिए कार्य नहीं करना है, हमें अपने कार्य को अच्छे से गति देनी है और वो अच्छे से करना है, वो अपने आप इम्प्रेस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। और इसके बारे में 1 to 1 भी बात करनी है तो कर लेंगे। हेमंत जी पूछिए आप जल्दी से। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। और सभी के लिए जय। सर मैं एक पूछना चाहता हूँ सर, जो बच्चे ज्यादा ईगो में चल रहे हैं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड सर बहुत अच्छा है और हर अपने बच्चों की हर जरूरत पूरी करते हैं, जिससे कि वो पढ़ाई को महत्व नहीं देकर के अन्य कामों में महत्व देने लगते हैं, उनके लिए क्या किया जाए? देखिए, उसमें ऐसा है कि आजकल क्या है, आज के समय में परवरिश में सबसे ज्यादा फैसिलिटी के ऊपर फोकस किया जाता है। तो जितनी ज्यादा फैसिलिटी बच्चों को मिलती है, तो होता क्या है कि उनको कष्ट होते नहीं है, तो वो सीखने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ उनको आसानी से मिल गया है। ठीक है ना? तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या कर सकते हैं कि उनको उनका विश्वास जीतते हुए आप उनके साथ ऐसे कुछ प्रयोग कर सकते हैं जिसमें उनको कष्ट करना पड़े थोड़ा। ठीक है? अब जैसे कि मान लीजिए कि आप उनको आप खेत में ले गए उसकी विजिट करवाने के लिए, और खेत में ले गए तो आप क्या करेंगे, धूप में चलेंगे, पूरे खेत को देखेंगे, उसकी विजिट करेंगे, और फिर 1-2 घंटे पूरा घूमने के बाद, या फिर नजदीक में कहीं पहाड़ चढ़ने ले गए, पहाड़ पे चढ़े, वहां पसीना निकला, ये सब हुआ, उसके बाद आप उनको एक जगह पे बिठा के उनके साथ शेयर करवाइए कि क्या लगा, कैसा महसूस हुआ। ठीक है ना? तो जब पसीना आता है और एक दूसरे का जब सपोर्ट लेना पड़ता है ना, तब उनको वो बातें पता चलती है कि अरे ये भी कितनी जरूरी बातें हैं, ये हमने कभी जीवन में देखी ही नहीं है, हमें तो सब फैसिलिटी के रूप में मिल गया है, बट ये संबंध है, ये बातें हैं, ये बहुत जरूरी है। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रयोग आप कर सकते हैं। जी हेमंत जी, सर, ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा संस्कार विहीन हो रहे हैं सर। हाँ, मैं समझ रहा हूँ फैमिली जी, मैं पूरी तरह समझ रहा हूँ, वो इसीलिए हो रहा है। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए कि जिनका बचपन कष्ट में बीता है ना, वो उसमें संस्कार ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि कष्ट में जीते हुए उनको वो संस्कारों को बनाए रखना पड़ता है, ताकि उनको आगे जाके अच्छा करने का मौका मिले। बट जिनको पहले से बहुत कुछ मिल गया है, तो उनमें वो संस्कार आते नहीं है, क्योंकि वो माहौल ही नहीं होता है। ठीक है? उनको सिखाने के लिए हमें अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे कि हम यहाँ पे जो प्रयोग करते हैं, तो हम उनके 9-9 या 10-10 दिन की शिविर करते हैं। ठीक है? और वो एक्टिविटी के द्वारा करवाते हैं, ताकि, और बहुत अच्छे बड़े बड़े घराने के लोग आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके बच्चों को ये जरूरत है, वो अपने घर में नहीं दे पाते, तो वो एक माहौल देना पड़ता है जिसमें वो ये सीखने के लिए तैयार हो। और आप ऐसा भी एक कर सकते हैं कि वो जितने भी बच्चे हैं उनका नाम लिखकर 1 to 1 उससे बात करना शुरू करें, उनके लक्ष्यों के बारे में बात करें, लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाता है उसके बारे में बात करें। आप यहाँ जो सीख रहे हैं ना 16 सत्रों में, वही 17 उनके लिए भी लेना शुरू करें, देखिए कैसे बदलाव आता है उनमें। जी ठीक है? बट उनको टास्क दीजिए, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। जैसे नियत कार्य मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, आप नियत कार्य कर रहे हैं तो वो बदलाव आप अपने में महसूस कर रहे हैं, वैसे आप भी उनको नियत कार्य दीजिए, बट पहले उनकी विलिंगनेस जानिए, तैयारी देखिए, वो तैयार हो रहे हैं। और इसके लिए आप एक प्रारूप बनाएं कि मैं अपने बच्चों के लिए एक ऐसा प्रयोग करना चाहता हूं जो जिनको जरूरत है। अब आपको लगता है कि इनमें कुसंस्कार है, बट वो उनको तो लगता ही नहीं है कि उनमें संस्कार नहीं है।
ठीक है ना, ये तो आपको लगता है, तो जरूरत उनकी होनी बहुत जरूरी है कि मुझे बदलना है, मेरे में अच्छाइयों को देखना है। ठीक है, आप चिंतित है एक शिक्षक के रूप में, ये अच्छी बात है, ठीक है, बट वो जरूरत उसमें पैदा करे कि भाई एक समाज में एक सफल और सार्थक व्यक्ति कैसा होता है, एक चरित्रवान व्यक्ति कैसा होता है, उसमें वो चरित्र के गुण कैसे आते हैं, आदतें कैसी आती है। अगर आपको ये सीखना है तो मेरे पास एक प्रयोग है, मैं आपके लिए ये करूंगा। तो हमने जो भी ये सत्र लिए उसमें से कुछ कुछ बातें लेके आप उनको नियत कार्य में दीजिए, देखिए आप बढ़िया से कर पाएंगे। आप तो ऑलरेडी क्लास चला रहे हैं, ठीक है। हाँ सर जी। हाँ तो चलिए, और भी कुछ है तो 1 to 1 आप बात कर लेना, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। चलिए बढ़िया। तो आज के सत्र की हम समाप्ति करें नीरज जी? जी जी आप अपनी बात रखें नीरज जी। जी बिल्कुल सर, समय भी हो रहा। हाँ हाँ सर से ये पूछना है कि मतलब जैसे आपने नियत कार्य दिया है हम लोगों को करने को, तो 2 दिन कहानी मतलब हम लोग लिख के भेजेंगे, फिर 2 दिन वीडियो बना के भेजेंगे? नहीं, आपको माधुरी जी, आपको 3 कहानी बनानी है, 3 कहानी लिखनी है 7 दिन में, ठीक है। और एक कहानी आपने कल लिख दी तो वो बच्चों को सुनानी है, फिर बच्चों को सुनाते हुए आपको उसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। हाँ, तो ये तीनों काम एक साथ ही करने हैं, अलग अलग नहीं करने हैं। अच्छा सर, तीनों का? हाँ, साथ में हाँ, वो करते भी रहना 7 ही दिन में 3 कहानी? हाँ हाँ अच्छा, ठीक है, ओके। ऑल द बेस्ट, है ना। मुझे एक मीटिंग में भी अभी जाना है, मुझे बार बार कॉल आ रहे हैं, तो नीरज जी मैं विदा लेता हूँ, आप थोड़ी अपनी बात रख के आज का सत्र समाप्त कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षक मित्रों को। जय जिनेंद्र। जी जय जिनेंद्र सर। भाई હું માફી ચાહું છું, હમણાં જ નીકળું છું ઘરથી, આ મારો સત્ર જસ્ટ जी आप सभी के लिए बता दें कि समकेश सर द्वारा फीडबैक फॉर्म भेज दिया गया है, तो आप समय पर अपने प्रतिक्रिया, अपने विचार जरूर सबमिट करें, क्योंकि समय हो रहा है। और नीरज सर सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ आपको। जी जी बात कर सकती हूँ मैं? जी बात कर सकती हूँ मैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर मैंने एक फीडबैक फॉर्म में भेजा था कि जैसे सारी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद बहुत से जॉब की नॉलेज हम लोग को नहीं होती, जो गिनी चुनी जॉब्स हैं बस उन्हीं के बारे में मालूम होता है। तो मैंने फीडबैक फॉर्म में दिया था कि हो सके तो आप लोग जो नॉर्मल डिग्री ली हुई है, जो मतलब बेसिक डिग्री के साथ जॉब्स होती हैं, बहुत सारी होती है, तो उसका यदि नॉलेज दें तो जी शायद मैम, अच्छा रहेगा। आपने बहुत अच्छा मतलब सवाल किया या हमें जानकारी मांगी। जी आपके व्हाट्सएप नंबर पर हम एक पीडीएफ शेयर कर रहा है, उसमें पूरी कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड पूरी जानकारी है कि आप 10th से लेकर आगे तक कैसे अपना कैरियर बनाएंगे, किस क्षेत्र में आपके लिए जॉब के अवसर मिलेंगे। एक सर पूरा चार्ट बना है, वो हम आपके लिए आज व्हाट्सएप कर देंगे। जी धन्यवाद सर। और किसी की कोई क्वारी हो? चलिए कोई बात, ठीक है, सभी के लिए जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। जय जय सर।